नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अशेषा और साथ ही अभिषेक भी। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या होनी चाहिए रणनीति, क्योंकि वॉल्टिलिटी भरपूर है और साथ ही हालांकि इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट ज़रूर कर रहा है, पर इंडिया विक्स में ज़बरदस्त उछाल है। ऐसे में कौन से सेक्टर्स पर ध्यान दें, साथ ही इंडेक्स पर क्या अपना नज़रिया बनाएं, ये जानना और भी अहम हो जाता है। तो ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे, साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स को भी जल्द जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन वो कहां पर देख रहे हैं। पर चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपके सामने रखते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर है फिलहाल बाजार की नज़र। अगर संकेतों की बात करें तो ग्लोबल बाज़ारों से कुछ खास संकेत नहीं देखने को मिल रहे हैं। जहां पर अगर यूएस बाज़ारों को देखें तो थोड़ी सी नरमी ज़रूर है, पर नैस्डैक में थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर हमने आते हुए देखी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है, जहां पर आज ख़ास तौर से एचडीएफसी बैंक पर हमारी नज़र रहेगी, जहां पर फिर से एक बार इनको सेबी से चेतावनी मिलती हुई नज़र आई है। और इसी के साथ साथ कुछ रेलवे काउंटर्स पर भी नज़र हम ज़रूर लगाएंगे। पर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहाँ से हल्की कमज़ोरी के संकेत फ़िलहाल ज़रूर दिख रहे हैं, जहाँ पर आज के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि हम होल्ड कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि हर दिन बाज़ार थोड़े से उथल पुथल के साइन ज़रूर दे रहा है। कल भी वीकनेस जो है हमने देखी भारतीय बाज़ारों में। आज थोड़ी बहुत रिकवरी आती है या नहीं, ऐसे कुछ डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं या नहीं, इस पे नज़र ज़रूर रहेगी। बिल्कुल, तो ये 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए और इनके बेसिस पर बाजार में आज चाल दिखाई दे सकती है। लेकिन ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नज़र डालेंगे। गिफ्ट निफ्टी करीब 80 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। नेगेटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अमेरिकी यूरोपियन बाजारों में एक्शन कैसा रहा और कमोडिटी मार्केट में क्या हालचाल दिखी, ये बताने के लिए अभिषेक, हाय गुड मॉर्निंग। कैसे रहे ग्लोबल बाजारों के संकेत? आशीषा गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल बाजारों से संकेत आज मिक्स्ड हैं और हालांकि देखिए ये संकेत बहुत मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि अब जो संकेत आएंगे वो यूएस फेड की तरफ से आएंगे। आज से एफओएमसी की बैठक शुरू हो रही है और जो यूएस फेड का दरों को लेकर फैसला आएगा वो आएगा कल रात। परसों उस पर हमारे भारतीय बाजार रेट करते हुए दिखेंगे। लेकिन अमेरिकी बाजारों में जो डाइवर्जन है ना वो बड़ा दिलचस्प है। मैंने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया, ऐसा देखा नहीं कि डाउ एक तरफा गिर रहा हो और नैस्डैक में नया रिकॉर्ड्स बन रहे हो। नैस्डैक और एसएनपी में डाउ लगातार 8 सत्र गिर चुका है और 2018 के बाद, यानी कि पिछले अगर हम 5 से 6 साल में देखें तो ये गिरावट का सबसे लंबा दौर है। और इन 8 दिनों की कमजोरी में डाउ में जो गिरावट आई है वो आई है करीब 3% के आसपास की। हालांकि नैस्डैक नया शिखर बना रहा है। कल जो बड़े शेयर हैं, जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं, एप्पल हो या फिर अल्फाबेट हो, इसके अलावा टेस्ला के शेयर में भी हमने तेजी देखी है और ये नए शिखर पर पहुंचे। हालांकि एनवीडिया का शेयर कमजोर है, कल भी करीब 2% के आसपास गिरावट रही है और इस पूरे महीने की अगर हम बात कर लें तो नेट 4% के आसपास गिरावट एनवीडिया के शेयर में हुई है। बावजूद उसके नैस्डैक ने नया शिखर बनाया है, ये गौर करने वाली चीज है। अगर हम एशिया से संकेतों की अगर हम बात करें तो हांगकांग और कोरिया के बाजारों में करीब आधे से लेकर 0.25% के आसपास की कमजोरी है, लेकिन जापान के बाजार में आधे % की तेजी है। चीन के बाजार में हल्की सी बढ़त है, सपाट कारोबार वहां पर हो रहा है। और चीन में देखिए कंज्यूमर स्पेंडिंग के आंकड़े आए थे और वहां पर एक शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा था कुछ दिनों पहले तक। उसका असर भी हमें कंज्यूमर स्पेंडिंग के आंकड़ों में नहीं देखने को मिला है। तो थोड़ी सी निराशा है चीन की इकोनॉमी को लेकर और देखते हैं कि इसको लेकर एफआईज का मूड किस तरह से चेंज होता है, ये देखने वाली चीज जरूर होगी। अगर हम बाकी संकेतों की बात करें तो क्रूड जो है रेंज में ही है। थोड़ा सा कल हमने दबाव देखा, $74 के नीचे का भाव है कच्चे तेल का। हालांकि डॉलर कमजोर हुआ है तो सोने में बाइंग आई है और सोने का जो भाव है कॉमेक्स पर $2675 के आसपास है। एक और रीजन है सोने को सपोर्ट मिलने का, वो है चाइना ने फिर से सोने की बाइंग शुरू कर दी है। उसके चलते हमने सोने में थोड़ी मजबूती देखी है। भाव है $2675 प्रति औंस के आसपास। लेकिन यूएस फेड की आज से बैठक शुरू हो रही है और सभी को अंदाजा है, बाजार भी कहीं ना कहीं इसको डिस्काउंट करके चल रहा है कि 0.25% का रेट कट तो आ रहा है।
CME फिड वॉच टूल जिसको कि देखा जाता है उससे क्या इंडिकेशंस आते हैं, उनके मुताबिक 0.25% जो दरें घटने की संभावना वो है 95% की। तो इतना डिस्काउंटेड है, अगर आधा % आया तो बाजार उसको चीयर करेगा, अगर सरप्राइज अगर आता है तो, लेकिन अगर कटौती नहीं आती है तो बड़ी निराशा होगी। अच्छा देखिए, नजर रखने वाले पैक्स कौन से हैं? IT शेयरों पर नजर रख के चलिए। मतलब कहीं ना कहीं ये 0.25% की जो कटौती है वो डिस्काउंटेड भाव में है और हमने IT शेयरों में तेजी हाल फिलहाल देखी भी है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा दरों में कटौती का होना वहां पर। तो उसके लिहाज से IT शेयर आज भी हमारे फोकस में रहेंगे, क्योंकि कल नेस्डेक में बढ़िया तेजी और नए शिखर पर बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन ओवरऑल आज जो संकेत है ग्लोबल बाजारों से वो मिक्स्ड है। अगर हम ग्लोबल में अगर हम FIs को भी मिला दें अगर, तो आप ये देखिए अब थोड़े से ना लिक्विडिटी ड्राई होते हुए जाएंगे, अब क्रिसमस की छुट्टियों की तरफ जाएंगे। सबको पता है FIs छुट्टी पर जाते हैं क्रिसमस से पहले, तो वॉल्यूम और लिक्विडिटी दोनों का फोर्स बाजार में नहीं होगा। कल FIs DIs के आंकड़े आप देखिए, दोनों की छोटी छोटी 200 सवा 200 करोड़ रुपए के आसपास की, 250-300 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग आई है और DIs की सवा 200 करोड़ रुपए के आसपास की सेल के फिगर ये देखने को मिले हैं। देखते हैं क्या कुछ चाल होती है। गिफ्ट निफ्टी भी संकेत थोड़ी कमजोरी के दे रहा है, 0.25% नरम है और शुक्रवार को बड़ी रिकवरी के बाद कल 100 अंकों का कट और आज फिर से 75 अंकों के आसपास की गिरावट हम गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं। तो संकेत मिले जुले हैं और मुझे ये लगता है कि US फेड की पॉलिसी के बाद ही बाजारों की कोई दिशा एक तरफा तय हो सकती है। और इस हफ्ते अगर आप देखेंगे ना, तो कई सारे सेंट्रल बैंकर्स की बैठक है, बैंक ऑफ जापान की भी बैठक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की भी बैठक है, और ये बुधवार को US फेड की, गुरुवार को बैठक है जापान में और शुक्रवार को चीन में बैठक है। तो इनका भी असर देखने को मिलेगा बाजारों में भी। ऑलराइट, तो ये हमने समझे कि ग्लोबल संकेत किस तरीके से फिलहाल आते हुए मिल रहे हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्पेसिफिकली फोकस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कि आज के लिए क्या होनी चाहिए रणनीति, और साथ ही डेटा पॉइंट्स जो है किस कौन से इंपॉर्टेंट है जिनको ध्यान में रखना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जिनको वॉच आउट करना है। और सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी अंश के पास। अंश, सबसे पहले तो निफ्टी पे बताइए कि FNO में क्या कुछ सेटअप बनते हुए दिख रहा है, साथ ही FIs DIs की पोजिशनिंग कैसी है? बिल्कुल, सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो पिछले सेशन में थोड़ी बिकवाली होती हुई नजर आई थी। हालांकि अभी भी नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है, क्योंकि अगर इसका हम चार्ट देखें तो आप चार्ट पे देख सकते हैं कि पिछले 8 सेशन से निफ्टी ये जो 100 EM है उसके आसपास ही क्लोज होता हुआ नजर आया है। मतलब 1% से ज़्यादा का भी यहाँ से डाइवर्जेंस नहीं है, उसके ही आसपास क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि अभिषेक ने भी बताया, आने वाले समय में छुट्टी वाला समय है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू हो सकता है और थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। मोर इंपॉर्टेंटली फेड रेट डिसीजन का बात है यहाँ पे, क्योंकि ये कल आने वाला है, तो उसके पहले मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे एक्शन मिसिंग है। कल जब एक बार आ जाएगा तो उसके बाद में परसों में मार्केट में रिएक्शन दिख सकता है, तब तक ये कंसोलिडेशन में रहने की उम्मीद की जा सकती है। लेवल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लेवल्स देखें तो पहला रेजिस्टेंस हमें 24,800 पर नजर आता है, क्योंकि पिछले 2 सेशन में हम देख रहे हैं कि इसके पास ही हाई बन रहा है और वहां से हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक लेवल है जहाँ पे थोड़ी शॉर्टिंग पोजीशंस देखी जा सकती है। अगर इसे तोड़कर हम ऊपर जाते हैं, आज अच्छा ओपनिंग अगर आ जाता है, तो सीधे हमें दूसरा रेजिस्टेंस सीधे 25,000 के साइकोलॉजिकल मार्क पे नजर आता है, क्योंकि वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग भी होती हुई नजर आ रही है। अब नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट यहाँ पे 24,500 पर नजर आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सेशन से इस लेवल के आसपास कुछ लोज लगे थे जहां से हमें बाइंग दिखी थी। तो यहाँ पे भी एक अच्छा बाइंग प्रेशर दिख सकता है जहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाए जा सकते हैं। अगर इसे तोड़कर हम नीचे जाते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सीधे 24,350 पर नजर आता है, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो तोड़ चुके थे, इसलिए वही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 24,700 पर हो रही है, जो कि 100 DA में है, मतलब इसके आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस दिख सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो 24,800 है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। दूसरी कॉल राइटिंग जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो रही है वो है साइकोलॉजिकल मार्क के 25,000 पे। तो ये जो 25,000 का है टेक्निकली भी रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल मार्क के हिसाब से भी है और कॉल राइटर्स के हिसाब से भी है। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है आने वाले एटलीस्ट 2 सेशंस में। नीचे की तरफ देखें तो एक्टिव कॉल
पुट बाइंग हो रही है सीधे 24,200 पे, जो कि काफ़ी नीचे का लेवल है। तो जो पुट ट्रेडर्स है वो काफ़ी बेरिश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतने दूर के पोजीशंस लिए हैं मार्केट में। लेकिन कुल मिला के देखिए तो काफ़ी रेंज बाउंड सेशन दिख सकता है। जो लेवल्स बताए उसके ही इर्द गिर्द हमें ट्रेड करता हुआ निफ्टी नजर आ सकता है। बिल्कुल, काफी रेंज बाउंड सेशन दिखाई देगा। और निफ्टी में तो कल बैंक बिकवाली दिखी थी, लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो सपाट बंद होता हुआ नजर आया, करीब 53,580 के आसपास। निफ्टी बैंक पर अंश कौन से लेवल्स पर हम नजर रखें? तो निफ्टी बैंक की भी बात करें तो निफ्टी बैंक में भी ऑलमोस्ट सेम ही सिमिलर पैटर्न दिखा है जैसे निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। अगर निफ्टी बैंक का स्पेशल चार्ट हम ले आए स्क्रीन पे, तो निफ्टी बैंक भी अपने एक सीमित दायरे में ही बंद होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 8 सेशन से, जैसे निफ्टी की बात की, निफ्टी बैंक में भी एक दायरा नजर आ रहा है और उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसका मीन पोजीशन देखें तो 53,500 एक लेवल है, उसके ऊपर नीचे ही घूमता हुआ क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पे 53,900 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आप चार्ट में भी जैसे देख सकते हैं। दिसंबर के भी हाई इसके ही पास लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती है। अगर इसे हम तोड़ते हैं तो बीच में कहीं पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, सीधे फिर जो ऑल टाइम हाई लेवल था 54,500 के पास का, वहाँ पे ही सीधे जाके हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख सकता है। अब नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 53,100 का पहला सपोर्ट दिखता है, और वो अगर तोड़ते हम नीचे जाते हैं तो 52,500 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर मिला के ये जो 53,500 है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा था, वहाँ से निफ्टी बैंक ने तोड़ दिया था। इसके बाद अगर आज हमें ज़्यादा बिकवाली होती हुई नजर आती है तो ये एक वो लेवल है जहाँ पे एक अच्छा बाइंग प्रेशर, एक अच्छा बाउंस होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स बैंक निफ्टी पर जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। अंश, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी की तो हमने बात की, लेकिन मार्केट का मैक्रो सेटअप कैसा है उस पर भी नजर डालेंगे। क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होंगी, ब्रोकरेज हाउसेस से जो एक्टिविटी होगी वो भी धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके अलावा कौन से बड़े ट्रिगर्स है, यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक तो होगी ही, लेकिन इसके अलावा कौन से बड़े ट्रिगर्स है अभिषेक, कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए और रणनीति क्या रखनी चाहिए बाजार पर? आशीषा, देखिए लेवल्स तो अंश ने बता दिए हैं, मोटा मोटी लेवल्स वही होंगे, लेकिन बाजार का जो सेटअप है फिलहाल अगर आप पिछले हफ्ते भर से देखेंगे, शुक्रवार एक अपवाद था। अदरवाइज उसके पहले 5 दिन हमने बिल्कुल रेंज का कारोबार देखा। 25,000 के आसपास के बेस पर कल भी अगर आप देखेंगे तो रेंज का ही कारोबार था। तो ये लगता है कि रेंज ये बना रहेगा, और इसके पीछे की वजह यही है कि लिक्विडिटी वाली चीज़ें थोड़ी सी फोर्स कम होता जाएगा। अच्छा, बेहतर होगा अगर इंडेक्स में ट्रेड ना मिला तो इंडेक्स आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि इंडेक्स से ही पैसे में बना के निकालने हैं, चाहे निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक हो। आप देखिए मिड कैप में, स्मॉल कैप में ठीक ठाक रौनक बनी हुई है, खबरें आ रही हैं, जहां पर खबरें आ रही हैं वहां पर रिएक्शन आ रहा है। और जो सेगमेंट हाल फिलहाल थोड़े से एक कह सकते हैं कि शांत अवस्था से जग के रौनक में लौटे हैं, पीएसयूज, पावर, रेलवे, शायद वहां पर पैसे बनते हुए दिखाई दें। तो अप्रोच जो हो जाना चाहिए ना वो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रखने की बाजार में जरूरत है। निफ्टी के लिए अगर हम रेंज की अगर हम बात करें तो 24,500 पर यहां से सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस की बात करें वो है 25,000 पर। उसके पहले 24,800 के आसपास एक हल्का सा ठहराव, उसको पार कर लिया, फिर 25,000 तक जाने के दायरे खुल जाएंगे। तो कोई स्ट्रक्चर कोई ऐसा वीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि एक रेंज का ही कारोबार होता हुआ फिलहाल आपको दिखेगा। और यूएस फेड की जो पॉलिसी है कम से कम उसके पहले तो हम रेंज ही देखेंगे। निफ्टी बैंक की बात करें, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास, छोटा वाला जो रेजिस्टेंस है ना 53,700 का, उसके आसपास खड़ा है। उसके ऊपर निकला तो 54,000 के आसपास फिर एक और बाधा फेस करेगा निफ्टी बैंक। और अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो सपोर्ट्स थोड़े ऊपर आ गए हैं, 53,000 के आसपास अब निफ्टी बैंक का सपोर्ट आ गया है। तो मोटा मोटी जो रेंज है वो है 1000 अंकों की निफ्टी बैंक के लिए। तो बेहतर ये होगा इंडेक्स के बजाय आप बाजार में शेयर खोजिए, सेक्टर स्पेसिफिक अगर न्यूज आती है तो उस पर ध्यान रखिए, और मिड कैप, स्मॉल कैप में भी जो अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रहे हैं, क्योंकि जहां पर खबरें आ रही हैं उसके आधार पर आपको अपने ट्रेड आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। एक सेगमेंट जो फोकस में रखने वाला होगा अगले 2 से 3 दिन तक कम से कम, वो है आईटी का। आईटी शेयरों पर आप नजर बना के रखिए। पॉलिसी से पहले आज हमने चूंकि
देख रहे हैं कि नेस्डेक नए हाइज पर है, वहां के कुछ बड़े शेयरों से अच्छे संकेत आए हैं। अल्फाबेट हो गया, एप्पल हो गया, वो नए शिखर पर पहुंचे। तो आईटी शेयरों में थोड़े बाइंग के मौके बन सकते हैं दिग्गजों में। अदरवाइज इंडेक्स लेवल पर बाजार में थोड़ा पैसा बनाना अभी मुश्किल दिख रहा है। स्टॉक्स पर ही फोकस करना ज्यादा बेहतर होगा बाजार में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है बाजार में दिखते हुए ज़रूर दिख रहा है, और अभिषेक हाईलाइट भी कर रहे थे कि किस तरीके से आईटी पर आपको खास तौर से ध्यान रखना है। पर कल अगर हम बात करें तो रियल्टी में भी काफ़ी अच्छा जोश देखने को मिला, क्योंकि देखिए जो HDFC सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई थी उन्होंने ये चिंता ज़रूर जताई थी कि कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स के चलते जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको आने में देर हो रही है। अब आप देखिए सप्लाई में अगर दिक्कतें हैं और डिमांड इंटैक्ट है, तो ऐसे में ये सेक्टर के लिए एज एन इन्वेस्टर भी पॉजिटिव ही माना जाएगा। जहां पर आप देखिए रियल्टी इंडेक्स में 3% का उछाल आते हुए दिखा। पर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये देखना कि हम कई समय बाद इस इंडेक्स को अपने फिर से प्रीवियस हाइस के आसपास जाते हुए देख रहे थे, जहां पर अगर सितंबर की ही बात करें तो निफ्टी रियल्टी लगभग 1140 के भी ऊपर निकला था। अभी उससे थोड़ा सा ही दूर है। और कल हमने देखा था कि स्पेशली जो सदर्न बेस्ड कंपनीज थी, ओबरे रियल्टी, शोभा, इन सभी में काफ़ी जोश था। तो आज किस तरीके से वो प्राइस एक्शन बिल्ड ऑन होता है, कई सारे स्टॉक्स, कई सारे ब्रेकआउट काउंटर्स भी हमारे एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किए थे, तो आज उनमें क्या कुछ मोमेंटम रहता है या कैचअप रैली आती है या नहीं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कई बार एक ब्रेकआउट लेवल रेजिस्टेंस भी साबित हो सकता है। तो देखते हैं किस तरीके से ये सभी काउंटर्स आज के लिए परफॉर्म करते हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और फोकस करते हैं कि आज खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स रहेंगे एक्शन में, और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शरद के पास जो कि तैयार है ये पूरी लिस्ट के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन से शेयर्स फोकस में हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि। आज जो है बहुत सारे QIP खुल रहे हैं, तो इस पे जो है नज़र ज़रूर रहने वाली है बाजार में। सबसे पहले मैनकाइंड फार्मा पे हम नज़र डालते हैं। यहाँ पे देखें तो लगभग 3000 करोड़ का जो है QIP लॉन्च होने वाला है, और जो इंडिकेटिव प्राइस है इसके बारे में बात करें तो लगभग 2520 रुपीज़ का आ रहा है, यानी कि लगभग 6% डिस्काउंट पे आ रहा है। दूसरा QIP भी खुल रहा है, वो है HCC का 600 करोड़ तक का जो है ये QIP खुल रहा है। इंडिकेटिव इशू प्राइस 43 रुपीज़ का है, यानी कि अगर करंट मार्केट प्राइस से देखा जाए तो 8% के डिस्काउंट लेवल्स पे है। अगर बात करते हैं वेदांता का, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी चौथी इंटरिम डिविडेंड को जो है ऐलान कर दिया गया। अब ये वित्त साल 2025 के लिए जो है ये चौथा डिविडेंड है, और टोटली देखा जाए तो ये आंकड़ा जो है 43 रुपीज़ 50 पैसे हो गया है, माने 40% से 40 रुपये से ज़्यादा जो है डिविडेंड आया है। लगभग 3324 करोड़ रुपए का ये टोटल अमाउंट रहेगा, और इनका 56% स्टेक है प्रमोटर्स का, तो ऑलमोस्ट 1820 करोड़ का इन्फ्लोज देखने मिलेगा अगर टैक्स का इम्पैक्ट नहीं लगाएं तो। HPCL के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है। रिफाइनरी अपग्रेडेशन की अनाउंसमेंट आई है। लगभग इस प्रोजेक्ट में 4500 करोड़ के ऊपर का जो है कॉस्टिंग लगने वाला है, लेकिन इनकी जो ल्यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स प्रोडक्शन है यहाँ पे इनकी कैपेसिटी 60% बढ़ जाएगी, और ऑलमोस्ट 764 किलो टन्स पर एनम का ये आंकड़ा रहेगा। HPCL के बाद JSW एनर्जी में भी नज़र रखिएगा। ये जो है ET रिपोर्ट है, यहाँ पे आ रही है कि उनकी जो होली ओन्ड आर्म्ड है JSW न्यू एनर्जी, उनको जो है इमर्ज किया गया है लीड बिडर का, जो वो अक्वायर करेंगे OT पावर का, और इसमें जो है द रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म रहेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली बताऊं कि इसमें जो है 2 बड़े बैकर्स हैं, एक स्वीडन की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इक्विटी पार्टनर्स, और एक है सिंगापुर की टेमासेक होल्डिंग्स भी। तो एक इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ फ्लो JSW एनर्जी के लिए आया है। ऑर्डर्स की बात करें तो RVNL पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से इनको लगभग 270 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर देखने मिला है। और GMR एयरपोर्ट्स की बात करें तो नवंबर अपडेट स्ट्रॉन्ग आई है ऑपरेशनली। यहाँ पे देखें तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स जो है उनके एयरपोर्ट्स में उन्होंने हैंडल किए, और जो आंकड़ा आ रहा है ये लगभग 14% का आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ पे। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैफिक दोनों में ही देखें तो 10% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिल रहा है, तो मोमेंटम जो है स्टॉक में आज अच्छा आ सकता है। इंडस टावर पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है एक रिलीफ मिली है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल से, और ये जो रिलीफ है लगभग कह सकते हैं कि जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है उसको लगभग 3500 करोड़ से कम कर देगी। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो इंडस टावर के लिए भी देखने मिल रहा है। विप्रो की बात करें तो एक US की कंपनी है एंटरप्राइज सॉल्यूशंस अप्लाइड वैल्यू टेक, वहाँ पे उन्होंने एक्विजिशन करने वाले हैं। लगभग $40 मिलियन का ये एक्विजिशन कॉस्ट रहेगा। और आखिरी स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट स्टॉक है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सेगमेंट,
यहाँ पे MNRE सेक्रेटरी जो है उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बयान कहा। उन्होंने कहा कि अब जो आने वाले सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे जो 10% अनिवार्य हो जाएगा कि बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स लगाएं। तब इसके कारण बहुत सारे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स है जिस पे आप नज़र रखेंगे और इस पे स्पेशली टाटा पावर, JSW एनर्जी, अमराजा बैटरीज और इवन रिलायंस, इन सब कंपनीज़ के जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज बिजनेसेस में भी फोरे कर रहे हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो एक टाइप से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जो है इनके लिए भी देखने मिलेगा। ये सारे के सारे शेयर आज खबरों की लंबी लिस्ट है और उस पर एक एक करके हम आगे चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए ट्रेड के लिहाज से या फिर निवेश के लिहाज से, दोनों लिहाज से आपके लिए कहां पर मौके बन रहे हैं। फिलहाल हमारी एक एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, रचना वैद्य का स्वागत करेंगे। रचना जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और इसके अलावा कुणाल परार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, आपका बहुत शुक्रिया। रचना जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और एक बार ना जरा इंडेक्स पर अपना व्यू दे दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी ना फसन है, मतलब कश्मकश है कि इंडेक्स किस साइड जाएगा भी कि नहीं जाएगा, इंडेक्स को क्या छोड़ दें तो बेहतर होगा, ये सारे के सारे सवाल हैं। तो एक इंडेक्स पर व्यू दीजिए और लगे हाथ अपने शेयर भी बता दीजिए। जी, गुड मॉर्निंग। और जहाँ तक इंडेक्स पे व्यू की बात है, तो एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि फ्राइडे को जो लोअर लेवल से जोरदार बाइंग आई थी, उसने एक, चाहे वो किसी भी रीजन से हुआ हो, चाहे वो एल्बो की वजह से हुआ हो या नॉर्मल ट्रेडिंग की वजह से हुआ हो, लेकिन उसने एक सैक्रोसेंट सपोर्ट जरूर पुट इन प्लेस किया है। तो वहां पे जब तक अब वो लो टूटता नहीं है, तब तक एक उम्मीद बनी रहेगी कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके ही सही लेकिन ऊपर जा सकता है। अगर ये बाइंग ना आई होती तो हम ऐसे रेजिस्टेंस पे थे जहां से पहले वाला डाउन ट्रेंड दोबारा रिज्यूम होने का फियर था, लेकिन वो फियर थोड़ा कम होता है इस बाइंग की वजह से। तो यहाँ पे अब मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स करते रहना चाहिए और जब तक हम 24,500 के ऊपर है फ्यूचर्स पे, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, परचेज नहीं करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स करेंगे तो इंडेक्स पे भी ट्रेड चलना चाहिए और इसमें ब्रेकआउट तब आएगा जब हम 24,850 के ऊपर निकलेंगे। 24,850 क्रॉस होने पे ट्रेंडिंग मूव मिलने के चांस है। तब तक आप बाय ऑन डिप्स करके 60 to 80 पॉइंट्स का मूव लेके इंडेक्स पे खुश रहने की ट्राई करें। जहां तक मेरे इंडिविजुअल कॉल्स का सवाल है, तो मेरा एक कॉल जो है वो M&M पे रहेगा। M&M में और काफी सारे और ऑटो नेम्स में भी चार्ट सेटअप ऐसा है कि लग रहा है कि एक अच्छा मूव आना चाहिए इस सेक्टर में। M&M बाय ऑन डिप्स रहेगा। आज अगर गैप डाउन होता है मार्केट जैसा कि चांस है, तो हमें लोअर लेवल से बाइंग मिलेगी और फ्यूचर्स पे 3030 का हम SL लगा सकते हैं और अपसाइड पे 3100 एंड 3120 का टारगेट लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति इंडेक्स लेवल पर और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की बात करें तो M&M पर खरीदारी की राय, जहां पर 3,100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रचना दी ने दिया है। कुणाल, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज? मैं एक स्टॉक पे फोकस कर रहा हूँ। IRCTC नाम है स्टॉक का। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें रिसेंट डेज में देखने को मिली है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो स्टॉक कहीं ना कहीं 50 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अच्छा खासा बॉटम बना लिया है एंड कल के दिन में देखने जाए तो एक ब्रेकआउट भी दे दिया है स्टॉक ने। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। यहाँ पे IRCTC 842 843 के अराउंड का क्लोजिंग है। आप ऐसे मेंटेन करके चलिए। 818 का टारगेट की बात करते हैं, 860 का पहला टारगेट है। 860 जैसे ही ब्रेक होगा ये काउंटर में वन वे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है और उसके बेस पे ये काउंटर हमें अल्टीमेटली 890 तक की भी टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी IRCTC। खरीदारी करने की सलाह IRCTC पर ये स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया कुणाल ने दिया है, लेकिन इसके अलावा मेटल सेक्टर से वेदांता पर नजर डालेंगे। याद रखें, कल बड़ी खबर आई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 4th इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया। 8.5 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड होगा। अभी अभी शरद ने उसकी चर्चा की थी और पूरे साल के लिए 43.5 रुपीज प्रति शेयर का टोटल डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। याद रखें, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक में एक्शन था, लेकिन आज इस मेटल स्टॉक पर कैसी चाल दिखेगी? रचना, आपका नजरिया क्या होगा वेदांता पर? वेदांता बेसिकली एक अच्छे ट्रेंड में है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग काउंटर है ये,
और यहाँ पे लॉन्गर टर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं और चार्ट सेटअप काफी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें डिप्स पे बाइंग करते रहना चाहिए। 500 के ऊपर जब तक ये काउंटर बना रहेगा तब तक 494 के एसएल के साथ यहाँ पे फ्यूचर्स पे भी बाइंग कर सकते हैं और 530 तक का टारगेट नियर टर्म में रख सकते हैं। इसका टारगेट नियर टर्म के लिए और बाय ऑन डिप्स की रणनीति वेदांता पर बनाए रखनी चाहिए। और डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में आज एक्शन दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ रेलवे स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। आरवीएनएल को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं, करीब 270 करोड़ के नए ऑर्डर्स महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से, जिसके चलते यहाँ पर एक्शन दिखेगा। कुणाल, आरवीएनएल ऑर्डर विन के दम पर, लेकिन इसके अलावा और कोई रेलवे स्टॉक जहाँ पर आपको लगता है कि इन लेवल्स पर फ्रेश पोजिशंस लिए जा सकते हैं? वेल, आरबीएनएल तो है ही है, लेकिन बाकी के दूसरे स्टॉक की बात करूँ तो एक बहुत ही बढ़िया सी मोमेंटम ये सारे स्टॉक में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन इस स्टॉक ने बना दिया है। 50 एमए के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड 20x50 एमए का कहीं ना कहीं पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी देखने को मिल रहा है। सो एक अच्छी खासी मोमेंटम हम यहाँ से ये जितने भी रेलवे स्टॉक के वहां पे हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम आरबीएनएल की ही बात कर लेते हैं, जो अभी आपने बताया है। ये स्टॉक तकरीबन अभी 469 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 450 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करूँ तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सबसे पहला टारगेट जो आएगा 484 का आएगा। 484 जैसे ही ब्रेक होगा दूसरा टारगेट 510 का होगा। सामने इरकॉन की भी हम बात कर सकते हैं। इरकॉन भी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। काउंटर अभी 230 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पे जो एसएल अभी आएगा वो एसएल आएगा 212 का है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 230 के पास ही। 212 का एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। सबसे पहला टारगेट 244 का होगा और जैसे ही वो ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे 266 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आरवीएन और इरकॉन दोनों पे फोकस करके चल सकते हैं टाइमिंग के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर आरवीएनएल और इरकॉन ये दो काउंटर्स हैं रेलवे पैक से जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। पर आज कुछ फर्टिलाइज़र स्टॉक्स पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि खबर ये आ रही है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं कि जो डीएपी के प्राइजेज़ हैं वो 1 जनवरी से बढ़ते हुए दिखेंगे, जहां पे 12 से 15% की एक बढ़त संभव है। ऐसे में कुछ केमिकल काउंटर्स पर भी राय ले लेते हैं। रचना जी, एक बार अगर आप चंबल फर्टिलाइजर्स या फिर कोरोमंडल इंटरनेशनल ये दो काउंटर्स पे अपनी राय दे पाएँ तो, क्योंकि प्राइस बढ़ने से दो कंपनीज को फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, पर चार्ट्स क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्टॉक है जो कि थोड़ा स्टैंड आउट करता हो और जहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ है? जी, कोरोमंडल की जहां तक बात है, चार्ट बहुत ही सुपर्ब तरीके से प्लेस्ड है और कल के दिन में हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी देखा है और मेरे हिसाब से यहाँ पे फर्दर मूवमेंट भी आ सकती है और यहाँ पे अपसाइड पे करीब 20 रुपीज का फर्दर टारगेट रह सकता है विद 10 रुपीज ऑफ स्टॉप लॉस। ऑलराइट, रचना जी, कोरोमंडल और चंबल में से कोरोमंडल ज़्यादा सही लग रहा है ये माने? जी, चंबल के कंपैरिजन में अगर बात करें तो चंबल भी अट्रैक्टिव उतना ही है, बट यस, मेरा अगर एक प्रेफरेंस हो तो दैट विल बी कोरोमंडल। ऑलराइट, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल पर आज रखते हैं नज़र। हालांकि इसके साथ अन्य भी फर्टिलाइज़र काउंटर्स ज़रूर हैं जहां पर आप नज़र ज़रूर रख सकते हैं, जिसमें कि नेशनल फर्टिलाइज़र्स, दीपक फर्टिलाइज़र्स, ये कंपनीज भी हैं। पर देखते हैं किस तरीके से इनका प्राइस एक्शन होता है, क्योंकि फ़िलहाल तो एक कमज़ोर शुरुआत की ही तैयारी है। पर हालांकि इंडेक्स में कमज़ोरी ज़रूर है, पर कल भी हमने देखा था कि ब्रॉडर मार्केट्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। रियल्टी तो एक वो पैक था ही जहाँ पर एक ज़बरदस्त एक्शन था, पर इसी के साथ साथ अगर कुछ और काउंटर्स देखें जहां पर एक अच्छी तेज़ी थी, तो एक स्पार्क का भी शेयर ज़रूर रहा जहां पर 2% की तेज़ी थी जब हमने आपके लिए हाईलाइट किया था, और डे हाई पे ये स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई पे इसने क्लोजिंग दी। लगभग 9% का उछाल यहाँ पे रहा। पर कल एक इंश्योरेंस काउंटर्स में भी अच्छा एक्शन था, खास तौर से जो सरकारी कंपनीज हैं उनमें ट्रैक्शन देखने को मिला। और एक बार कुणाल जी, न्यू इंडिया एश्योरेंस पे आपकी राय, क्योंकि हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि ढेर सारी खबरें आ रही हैं इंश्योरेंस पैक को लेकर, तो ऐसे में कोई स्टॉक जो स्टैंड आउट कर रहा हो और खास तौर से न्यू इंडिया एश्योरेंस पर क्या राय है आपकी?
वेल बहुत ही बढ़िया स्टॉक मोमेंटम है। फिलहाल 213 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग है। 50 एमए के ऊपर स्टॉक की ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी न्यू इंडिया एश्योरेंस। 213 पे आप खरीदारी करके चलिए। 198 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है 225 का है। 225 जैसे ही ब्रेक होगा 243 तक के भी टारगेट हमें न्यू इंडिया एश्योरेंस दिखा सकता है। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लेकिन दूसरे स्टॉक भी है जहां पे हमें एक अच्छी खासी खरीदारी करके देखने को मिल सकती है, जैसे जनरल इंश्योरेंस GICRE। वहां पे भी एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। 442 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 420 के अराउंड का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ने कल के दिन में ब्रेकआउट दिया हुआ है अकॉर्डिंगली 459 का पहला टारगेट होगा, और जैसे ही ये ब्रेक होगा 486 के भी टारगेट हमें GICRE में देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो क्या शानदार स्टॉक कुणाल जी आपने भी हाईलाइट किया है। देखिए, मैं तो न्यू इंडिया एश्योरेंस का ही स्टॉक अच्छा मान रही थी, पर GICRE क्या ज़बरदस्त ब्रेकआउट ये काउंटर दिखा रहा है। उम्मीद है कि ये मूव सस्टेन रहे, पर इसके बाद जो है 480 तक के दरवाजे खुलते हुए नज़र आ सकते हैं GICRE में। इसको भी ध्यान में ज़रूर रखेंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज ब्रोकरेज के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, कहाँ पर आई हैं रिपोर्ट्स। ये पूरी लिस्ट के साथ तैयार है गौरव, सीधे चलेंगे उनके पास। गौरव, बताइए कहाँ पर है रिपोर्ट्स। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिरामल फार्मा के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक इनिशिएशन आया है। जेएम फाइनेंशियल ने इनिशिएट किया है एक रिपोर्ट बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस जो है 340 रुपीज़ का, जो कि यहाँ से 30% से भी ज़्यादा अपसाइड दिखाता है। उनका मानना ये है कि आगे जाके जो टॉप लाइन है उसमें 15% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और एबिटा में हमें कहीं पे 23% से भी ज़्यादा ग्रोथ जो है इस कंपनी में देखने को मिल सकता है, और इसके लिए एक बुलिश व्यू वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं एस्कॉर्ट कुबोटा के, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने मैनेजमेंट मीट लिया था, और इसके दौरान कहीं पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट जो है वो कंपनी ने हाईलाइट किए थे। उनका मानना है कि कहीं पे डोमेस्टिक ट्रैक्टर वॉल्यूम जो है वो मिड सिंगल डिजिट में बढ़ सकता है, और उसमें जो है कंपनी का फोकस रहेगा कि कैसे मार्केट शेयर गेन करे। हालांकि उनका मानना यह है कि कहीं पे एक्सपोर्ट्स में हमें कहीं पे वीकनेस देखने को मिल सकता है, बट आगे जाके मार्जिन इंप्रूवमेंट जो है वो KAI के साथ जो कोलैबोरेशन है उसकी वजह से कंपनी में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं ओवरऑल फार्मा सेगमेंट की। यहाँ पे सेंट्रम का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट आया है। उन्होंने ऐसे कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कहीं पे 10 बिलियन रुपीज़ जो है वो अलॉट किए हैं कंपनी को, इस कंपनीज को जो कि ड्रग इंटरमीडिएटरीज है और APIs है। ये जो PLI के तरफ PLI के जैसे एक स्कीम है, इसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट जो है उनका मानना है कि हमें फार्मा सेक्टर में देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे कंपनीज हाईलाइट किए हैं जहाँ पे एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। उनके टॉपिक्स में आते हैं सन फार्मा, JB केमिकल, मेदांता और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। तो इन सब कंपनीज पर भी आज हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। इसके अलावा बात करते हैं पेंट सेक्टर के बारे में भी, क्योंकि यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग नोट आया है। इन्वेस्टेक ने कुछ हाईलाइट किया है, एक कंसर्न जो है पेंट सेक्टर में जो बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। उनका मानना है कि कहीं के जो कंपटीशन है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, और इसी के साथ साथ लिस्टेड प्लेस है वहाँ पे एक डिमांड में सबड्यूडनेस देखने को मिल रहा है, और इसी के चलते हुए एक पेसिमिस्टिक नोट जो है इन्वेस्टेक की तरफ से पेंट्स में देखने को मिल रहा है। उनका मानना है कि कहीं पे जो एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स है वो उनका फास्ट सेल कैटेगरी में रहेगा, और इसी के साथ साथ बर्जर पेंट जो है वहाँ पे उन्होंने अल्फा सेल ऑर्डर जो है उनका अल्फा सेल आइडिया जो है उस हिसाब से बर्जर पेंट्स को वो सामने रखते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे कंपनीज की जहाँ पे जो न्यूली लिस्टेड कंपनी है उसमें आती है एफकॉन। यहाँ पे इन्वेस्टेक ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस है 630 रुपीज़ का। उनका मानना है एफकॉन जो है एक काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड EPC प्लेयर है, और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट केपेक्स के चलते हुए एक अच्छा बेनिफिट जो है इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। और आखिर में बात करते हैं डिलीवरी की, क्योंकि यहाँ पे इक्विरिस ने इनिशिएट किया है लॉन्ग रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस दिया है 459 रुपीज़ का। उनका मानना है कि आगे जाके 14% का ग्रोथ जो है एबिटा में देखने को मिल सकता है, और इसी के साथ साथ कहीं पे जो एक्सपांशन है कंपनी का वो भी एक्सेलरेटेड फेस पे देखने को मिल सकता है, और इसीलिए एक बुलिश व्यू वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेज इसके चलते हुए कई सारी कंपनीज आज हमारे फोकस में रहेगी, और इसी के चलते हुए इनमें कैसे ट्रैक्शन मिलता है वो भी हम देखते रहेंगे। तमाम स्टॉक्स आज आपके फोकस में रहेंगे। गौरव, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी चीज़ें बताने के लिए। चलिए आगे करके अब राय लेते हैं। अच्छा, एक स्टॉक उस पर ज़रा राय चाहिए कुणाल जी आपकी, वो है HCC का। फंड रेज को लेकर देखिए कंपनी कोशिशें कर रही है, और कहीं ना कहीं डेट रिडक्शन पर फोकस है, एसेट मोनेटाइजेशन कर रही है कंपनी। HCC का ज़रा चार्ट देख के बताइए कि आप किस तरह से देख रहे हैं शेयर को। क्या कोई आपको स्ट्रेंथ दिख रही है आगे इसमें?
कल मोमेंटम काफ़ी अच्छी है, लेकिन टाइमिंग के लिए अगर देखने जाए तो स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक एक फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है एंड फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट तभी आएगा जब स्टॉक ऊपरी लेवल पे 48 के ऊपर का क्लोजिंग देगा। 4692 के अराउंड का कल का क्लोजिंग है, तो मैं अभी टाइमिंग के लिए इसको वेट एंड वॉच करूंगा, लेकिन डेफिनेटली मेरे वॉच लिस्ट में जरूर से रहेगा, क्योंकि जैसे ही स्टॉक 48 के ऊपर का क्लोजिंग देगा, ये स्टॉक में हमें तकरीबन 62 रुपीज तक की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, तो 48 के ऊपर ही हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे विद SL ऑफ 44। ठीक है, 44 रुपए का स्टॉप लॉस, 48 के ऊपर आपको इसको खरीदना है, फिर 48 के ऊपर जाएगा तो 62 रुपए तक, मतलब बड़ी तेजी की उम्मीद है इस पे कुणाल जी को SCC के शेयर में। खबर इसमें आज ये है कि 600 करोड़ रुपए का QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ये खुला है। इसके जरिए 600 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं और जो इसका इंडिकेटिव प्राइस है, यानी कि जो सांकेतिक भाव है 43 रुपए का है, 8% के डिस्काउंट पर है। हो सकता है कि डिस्काउंट पर QIP खुला है, थोड़ा सा प्रेशर शेयर में आए ऊपरी स्तरों से। एक और शेयर कल हमने देखा कि OMCs वाले जो भी शेयर थे, HPCL, BPCL, IOC कल कमजोर थे और उसकी वजह ये थी कि क्रूड में थोड़ा सा उबाल आया था। 74 साढ़े $74 की रेंज में कच्चा तेल चला गया था, उसके चलते थोड़ा सा तेजी हमने देखी, गिरावट देखी थी स्टॉक्स में। HPCL को लेकर खबर है रचना जी कि मुंबई के रिफाइनरी के अपग्रेडेशन प्लान को मंजूरी दे दी है बोर्ड ने और इस पर खर्च किए जाएंगे 4,679 करोड़ रुपए और इस अपग्रेडेशन से ल्यूब बेस स्टॉक प्रोडक्शन में 60% की बढ़ोतरी होगी, एक बड़ा जंप आएगा, तो बड़ा प्लान है इनका। HPCL कैसा लगता है आपको शेयर ये? जी, HPCL का शेयर वेल प्लेस्ड है चार्ट्स पे, और यहाँ पे 400 के ऊपर जब तक ये बना रहेगा तब तक तो कोई पुल बैक वगैरह का भी खतरा नहीं है। तो 400 अगर होल्ड करता है तो ये हमें आने वाले टाइम में 425 और 430 के नंबर्स फ्यूचर्स में दिखा सकता है। अगर ये दोनों नंबर्स एक बार निकल गए तो हम 445 का नंबर भी कुछ हफ्तों के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, 430 तक ये शेयर जा सकता है HPCL का। फ्यूचर्स के भाव बता रहे रचना जी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-1.5 रुपए के आसपास का डिफरेंस होगा फ्यूचर्स के और कैश के भाव में HPCL में। जो 425 और 430 स्टॉप लॉस 400, नजदीक का स्टॉप लॉस, थोड़ा दूर का टारगेट। अच्छा, ये जो रिफाइनिंग कंपनीज है ना, इनके लिए बजट में भी एक राहत आ सकती है। कल ये खबर, एक्सक्लूसिव खबर आई थी ET स्वदेश के पास। जरा इसको और विस्तार से समझते हैं कि ये राहत क्या होगी, किसके लिए होगी। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए किस तरह की राहत मिल सकती है OMCs को? देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफ़ी सकारात्मक खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार OMCs को जल्द ही राहत दे सकती है और ये राहत दरअसल LPG की बिक्री पर उन्हें जो घाटे का सामना करना पड़ रहा है उसकी भरपाई के लिए दिया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय एक ऐसे ही प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसके हिसाब से जल्द ही वित्त मंत्रालय को अप्रोच किया जाएगा कि OMCs को LPG, डोमेस्टिक LPG की बिक्री पर जो घाटे का सामना करना पड़ रहा है उसकी अदायगी की जाए और इसके लिए एक कॉम्पनसेशन की रकम जो है उसकी मांग की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पिछले कई महीनों से मार्केट रेट से नीचे LPG की बिक्री कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में LPG की जो कीमतें हैं वो काफ़ी मजबूत बनी हुई हैं, काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में क्योंकि LPG एक सब्सिडाइज्ड कमोडिटी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्केट रेट से नीचे पर इसकी बिक्री कर रहे हैं। प्रति सिलेंडर करीब 150 से 200 रुपए का घाटा उन्हें उठाना पड़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय जो है एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है ताकि उनके घाटे की भरपाई की जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए की रकम की मांग जो है वो की जा सकती है वित्त मंत्रालय से। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड क्वार्टर में, यानी कि चालू वित्त वर्ष के सेकेंड क्वार्टर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो लॉस है, जो प्रॉफिट है, वो घटकर काफ़ी कम रह गया है। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो करीब करीब इसमें 90% तक की गिरावट देखने को मिली है और इसके पीछे की दो बड़ी वजहें रही हैं। एक, रिड्यूस रिफाइनिंग मार्जिन और दूसरा, मार्केट रेट से कम पर डोमेस्टिक मार्केट में जो डोमेस्टिक LPG सिलेंडर है उसकी बिक्री करना। लिहाजा
कंपनीज ये चाहती हैं कि सरकार इस घाटे की भरपाई करे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर काम भी शुरू कर दिया है। ओएमसीज के साथ जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। ये प्रस्ताव लगभग अंतिम चरण में है और जल्द ही इस मसले पर वित्त मंत्रालय से संपर्क किया जाएगा। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय का ये मानना है कि आगामी बजट में ही इस राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरीके से डेवलपमेंट्स आगे बढ़ती हैं, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, निश्चित तौर पर पॉजिटिव डेवलपमेंट। और ये जो प्रस्ताव है पेट्रोलियम मंत्रालय वित्त मंत्रालय के पास भेजेगा और मांग ये है कि बजट में इसका ऐलान किया जाए, जो भी राहत देना हो इनको मुआवजे के तौर पर। अंडर रिकवरी जो आईओसी के है, यानी कि इंडियन ऑयल कंपनी की है, वो है एलपीजी की बिक्री पर 9,500 करोड़ रुपए की। तो इसको लेकर अगर कोई राहत आती है तो आईओसी सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। एक राय और लेते हैं कुणाल जी, अगर ओएमसी बास्केट में अगर आपको कोई शेयर चुनना हो, आप भी रचना जी के साथ जाएंगे एचपीसीएल के साथ, या फिर कोई और शेयर आपको पसंद है? वेल, पर्टिकुलरली बात करें तो दोनों स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, इनपेट्रो और आईओसी। रचना जी ने एचपीसीएल की बात कर ली है, मैं आईओसी की बात करूंगा। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। फिलहाल स्टॉक तकरीबन 143 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। एक बॉटम बना चुका है स्टॉक 129 130 के अराउंड। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 143 के अराउंड। हम नीचे जो एचएल मेंटेन करके चलेंगे वो 137 का होगा। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट जो होगा वो 151 का होगा। 151 जैसे ही ब्रेक करेगा 161 तक के भी लेवल ऐसा टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी आईओसी। आईओसी में खरीदारी करने की सलाह है 151 और 161 रुपए के टारगेट के लिए 137 रुपए का स्टॉप लॉस है कुणाल जी की तरफ से। कल के सत्र में शानदार तेजी पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में दिखी थी। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, सभी स्टॉक्स करीब 4 से 6% की तेजी के साथ कल के सत्र में बंद होते हुए नजर आए थे। कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिसके चलते ये तेजी दिखी। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी, कैपेक्स बढ़ेगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, जिसके चलते भी तेजी दिखी। इसके अलावा मांग में बढ़ने की उम्मीद है। तो कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, इनफैक्ट नवंबर के लोज से देखें तो इन रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी भी दिखी है। रेमंड की बात करें तो करीब 36% का उछाल नवंबर के निचले स्तर से दिखा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, ब्रिगेड एंटरप्राइज, ओबेरॉय रियल्टी, सभी स्टॉक्स में 20 से 25% का उछाल नवंबर के लोज से दिखाई दिया है और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। इस बीच हमारे साथ विवेक कारवा भी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपका नज़रिया रियल एस्टेट सेक्टर पर ही लेना चाहूँगी। कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स जिसके चलते कल तेज़ी दिखी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो पॉजिटिव ट्रिगर्स है उसके चलते अर्निंग्स, मोमेंटम और बुकिंग्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे और अल्टीमेटली स्टॉक्स में और ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे सकती है? गुड मॉर्निंग सबको। देखिए, मैं तो काफी समय से रियल एस्टेट पे बुलिश रहा हूँ और जब जब आपने सेक्टर्स की बात की है तो मैं हमेशा यही कहते आया हूँ कि बीएफएसआई, फार्मा और रियल एस्टेट, ये तीनों सेक्टर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये तो हुई एक बात। अब दूसरी चीज ये है कि जो रियल एस्टेट में आज के दिन डिमांड है, आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी अगर डेवलपर लॉन्च करता है तो वो इमीडिएटली, मतलब बोलते हैं ना, ऑफ द शेल्फ इमीडिएटली वो धमाधम बिक रहे हैं और डिमांड काफी जोरों से है। अब आगे चल के क्या हो सकता है? एक तो देखिए, डिमांड तो है ही है, और अगर यहाँ से 6 महीने ठहर के अगर इंटरेस्ट रेट कट होती है, आरबीआई अगर कट करता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे और डिमांड और भी आपको बढ़ते हुए दिखेगी। तो जैसे जैसे एक एक रिपोर्ट में इनफैक्ट रिसेंटली पढ़ रहा था कि लगभग 80% जो न्यू होम बायर्स होते हैं वो लोग हाउसिंग लोन लेके ही घर खरीदते हैं, चाहे उनके पास पैसा हो फिर भी हाउसिंग लोन खरीदते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो वो डिमांड आपको और भी बढ़ते हुए दिखेगी। तो मुझे लग रहा है कि जो जो एस्पिरेशन है, इंडियन एस्पिरेशनल इंडिया है, जो यंगस्टर्स चाहते हैं कि खुद का घर हो, भाड़े के बदले ईएमआई भरे, तो ये डिमांड मुझे लग रहा है कि आगे चल के आपको और भी देखने को मिलेगी। तो जो दिग्गज कंपनीज है, ऑफकोर्स वैल्यूएशन इतने कंफर्टेबल नहीं है ओवर द सेक्टर, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी यहाँ पे इन प्लेस है। इसके लिए मुझे लगता है कि आपको
मतलब धीरे धीरे रियल एस्टेट में एक्यूमुलेट करना चाहिए। और आप यहाँ पे 1-2 साल 5 साल का नहीं, उससे भी लंबा नजरिया रखो, आपको सही में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है रियल एस्टेट सेक्टर पर। विवेक जी का नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव। हाँ, वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के अवधि से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। लेकिन ट्रेडिंग से लिहाज से रियल एस्टेट स्टॉक्स पर कुणाल आपका क्या नज़रिया होगा? और कल की जो 4 से 6% की तेज़ी दिखी और नवंबर के लो से सिग्निफिकेंट उछाल जो सभी स्टॉक्स में दिखा है, क्या ये मोमेंटम अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? डेफिनेटली रियल एस्टेट सेक्टर में जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है रिसेंट डेज में, वो आगे जाके भी कंटिन्यू रह सकता है। उसमें से एक स्टॉक ऐसा है डीएलएफ, जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम प्लस ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। आप देखो तो लगातार एक अपर राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में काम कर रहा है स्टॉक। ऑन एन अर्ली चार्ट, डेली चार्ट की बात करें तो वहां पे हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। 50 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में 930 और 930 जैसे ही ब्रेक होगा 970 तक के लेवल ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मोमेंटम जो है पॉजिटिव साइड की ही है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 845 के एसएल के साथ। सामने मैं प्रेस्टीज एस्टेट्स की भी बात कर लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है। ब्रेकआउट कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला है। 50 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1700 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं 1900 का पहला टारगेट, 1900 का टारगेट जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 2100 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लिहाज और टेक्निकल्स पर देखें तो नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव और पिछले कुछ दिनों में जो मोमेंटम दिखा है रियल एस्टेट स्टॉक्स में वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, ऐसा कुणाल का मानना है। इस बीच पेंट सेक्टर पर भी नज़र डालते हैं। याद रखें, जब से ही ग्रासिम की एंट्री हुई है पेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आई। और इस बीच इन्वेस्टेक की रिपोर्ट भी आई है। उनका मानना है कि उन्होंने एशियन पेंट्स और बर्जन पेंट्स को बिकवाली की राय दी है। डिमांड में कमजोरी है, कंपटीशन बढ़ रही है, तो उनका नज़रिया काफ़ी कमज़ोर है रियल एस्टेट पेंट सेक्टर पर। रचना, क्या राय होगी आपकी इन पेंट स्टॉक्स पर, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स पर? देखिए, एशियन पेंट्स वगैरह जो है वो देखने में अट्रैक्टिव इसलिए लग सकते हैं क्योंकि काफी जोरदार गिरावट आई है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे टर्न का कोई निशान नहीं है, अप टर्न का कोई निशान नहीं है और बॉटमिंग आउट की कोई साइन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ये व्यू बेरिश जो है वो चार्ट पे भी नजर आ रहा है। चार्ट भी बेरिश ही है और मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए एंटर करने के लिए। और कोई भी इसमें पोजीशन अभी बनाने के लिए वक्त है। फिलहाल के लिए ये काउंटर्स अवॉइड रहेंगे। इवन अगर बर्जर पेंट की भी बात करूं तो बर्जर पेंट में भी ट्रेंड नेगेटिव ही है और हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे भी मोमेंटम इंडिकेटर इसमें भी नेगेटिव दिखा रहा है। तो अट्रैक्टिव लेवल जरूर लग सकते हैं, बट आगे जाके अगर और गिरेगा तो फिर दिक्कत है, जिसके पूरे चांसेस हैं। इसीलिए इसको फिलहाल पोजिशनल प्लेयर्स या लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म वाले जो है वो इनमें सेल ऑन रैलीज ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर राय पेंट काउंटर्स पे आते हुए देखिए काफ़ी जमकर पिटाई हुई है ये सभी स्टॉक्स की। रचना जी का मानना है कि इतनी पिटाई के बाद आपको अट्रैक्टिव ज़रूर लग सकते हैं, पर वहाँ पर थोड़ा सतर्क आपको ज़रूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि और भी गिरावट हावी हो सकती है। तो उससे लाजमी सही बात है कि आपको नुकसान ही होगा। तो ऐसे में ध्यान ज़रूर रखें। ये पेंट काउंटर से फ़िलहाल बच के रहने की ही राय आती हुई। पर आगे बढ़ेंगे। आज जो है पिरामल फार्मा पर भी फोकस रहेगा और विवेक, मैं समझती हूँ कि कई समय से आप इस काउंटर को ट्रैक भी कर रहे हैं। काफ़ी निचले स्तरों से आपने इसको रिकमेंड किया है हमारे सभी दर्शकों को। उम्मीद है कि इसका फ़ायदा भी मिला होगा। पर विवेक, अभी भी जेएम फाइनेंशियल का भरोसा कायम है। 340 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। विवेक, बताइए आपका कितना भरोसा है पिरामल फार्मा पे और आपके कोई टारगेट्स हैं यहाँ पे? सृष्टि, इनफैक्ट आपने सही बोला, ये डबल डिजिट से है मेरे पास और ऑलमोस्ट मल्टी बैगर हो गया समझ लीजिए, और आज भी होल्डिंग में है। तो ये डिस्क्लोजर है, इसके लिए मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ, अभी भी पोर्टफोलियो में है पिरामल फार्मा।
ऑलराइट, तो अभी भी पिरामल फार्मा होल्ड करते हुए विवेक, पर इसके अलावा एक बार चार्ट चेक भी ले लेते हैं, क्योंकि विवेक आप ज़्यादा इस पे टिप्पणी नहीं की है आपने, पर मैं एक जेएम फाइनेंशियल का भी टेक बता दूं अपने दर्शकों को। देखिए, वित्तीय वर्ष 2024 से 27 के बीच में ये लगभग 15% जो है इनकी आय में बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। मार्जिन जो है 360 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा की ग्रोथ वो उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही अगर देखें तो जो स्टॉक की वैल्यूएशंस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव मान रहे हैं, कि क्योंकि जो अन्य काउंटर्स हैं उनसे कंपेयर करें तो लगभग 40% के डिस्काउंट्स पे इसके वैल्यूएशंस इनको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक अट्रैक्टिव बेट जेएम फाइनेंशियल की पॉजिटिव रिपोर्ट। एक बार रचना जी, आप ही इस पे राय दे पाएंगी कि टेक्निकली किस तरीके का सेटअप है पिरामल फार्मा का, और कोई यहाँ पे ट्रेड बनता हो तो कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना है? मेरे हिसाब से ये काउंटर जो है उसमें एक सपोर्ट नियर बाय जो है वो है 240 का। अभी ये 250 पे है। अगर 240 के आसपास इसमें एंट्री मिलती है तो, और तब वहां पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बट बिफोर 240 मेरे हिसाब से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। 240 के आसपास अगर एंट्री मिलती है तो 5 रुपीज का एसएल लगा के 10 रुपीज एंड 15 रुपीज के टारगेट के साथ प्ले किया जा सकता है। अभी नहीं, 10 रुपए का और वेट करें। ट्रेडिंग के लिहाज से 240 एक अच्छा एंट्री लेवल रह सकता है। पिरामल फार्मा यहाँ पर आज नज़र ज़रूर रहेगी। पर इसके अलावा आज स्कॉट्स कुबोटा पर भी फोकस रहेगा। कोटक की जो रिपोर्ट है उस पर उन्होंने अपनी बिकवाली की राय को बरकरार रखा है। मौजूदा स्तरों से देखें तो 400 रुपये नीचे यानी 3000 के ये टारगेट्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि हालांकि कंपनी घरेलू बाजार में जो उन्होंने गाइडेंस दी थी मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की, उसको बरकरार रखा है, पर एक्सपोर्ट्स में अभी भी जो है काफ़ी प्रेशर वो फिलहाल देख रहे हैं। और देखिए, एस्कॉट्स का कुबोटा के साथ जो इंटीग्रेशन हुआ था या जो पूरी डील हुई थी, इससे यही माना जा रहा था कि देखिए डोमेस्टिक कारोबार में तो इनका फोकस पहले से ही है, ये एक लीडर भी रहे हैं, पर अब इंटरनेशनली जो है कंपनीज अच्छा करेंगी। हालांकि इनके कोलैबोरेशन को थोड़ा और वक्त चाहिए ताकि एक्सपोर्ट मार्केट में एक अच्छा प्रदर्शन मिले, पर जिस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही थी कहीं ना कहीं वो फिलहाल नहीं आती हुई दिखी है। एक बार समझ लेते हैं कुणाल आपसे कि चार्ट्स पे आप कैसे देख रहे हैं। हालांकि कुछ ऑटो काउंटर्स काफ़ी पिटते हुए तो ज़रूर नज़र आए हैं, बट ये स्टॉक मैं देख पा रही हूँ लगभग चौथी बार 3400 के लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। कुणाल, क्या यहाँ से और कमज़ोर हो सकता है या ये एक अहम सपोर्ट लेवल है और एक बाउंस की उम्मीद करें? वेल, बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। 3400 का काफी अच्छा सपोर्ट है। 3380 मैं कहूंगा। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। 3460 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है 3460, तभी हम यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 3380 के एसएल के साथ 3460 के ऊपर हम खरीदारी करके चलेंगे। टारगेट जो पहला है 3580 का है। 3580 जैसे ही ब्रेक हुआ ये स्टॉक हमें वन वे 3840 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो 3380 का ऐसा रखेंगे। 3460 के ऊपर हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। ठीक है, 3460 के ऊपर आपको खरीदारी करनी है। और आप देखिए कहीं ना कहीं रचना जी भी निचले स्तरों पे थोड़े बहुत ऑटो काउंटर्स और ख़ासतौर से एमएनएम डिस्कस कर रही थी, और नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद भी कुणाल का मानना है कि यहाँ पर बिकवाली के मौके कम ढूंढे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गिरावट हावी होती हुई दिखेगी, पर निचले स्तरों पे थोड़ी खरीदारी के मौके ढूंढे, और अगर 3460 के ऊपर जाता है तो जो है आपको एस्कॉट्स कुबोटा में बाइंग की स्ट्रैटेजी अपनानी है। इसके अलावा कुछ एक और काउंटर्स पे नज़र डालें तो जी हाँ, आज कुछ QIP जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, जहाँ पे मैनकाइंड फार्मा, साथ ही साथ अगर आप देखें तो HCC जैसे स्टॉक्स पर आप फोकस रखिए। पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज आपको फोकस रखना है हिंडाल्को पर भी, क्योंकि यहाँ माफ़ कीजिएगा इंडस टावर्स पर भी, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट इसकी ज़रूर आई है कि यहाँ पर इनको टैक्स में कुछ छूट ज़रूर मिली है, और 3500 करोड़ का जो है ये अनाउंसमेंट रहा है। कुणाल, एक बार इस पे आपकी राय, क्योंकि 350 के आसपास सपोर्ट ज़रूर लिया है इसने, पर क्या यहाँ से चलने के लिए तैयार है? इंडेक्स टावर्स की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल स्टॉक 353 के अराउंड चल रहा है एंड 50 DMA के ऊपर कल का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे
इंडेक्स टावर में देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 335 के एसएल के साथ। फिलहाल स्टॉक का 353 के अराउंड का क्लोजिंग है। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट 367 का होगा और 367 जैसे ही ब्रेक होगा 390 तक के लेवल हमें इंडेक्स टावर में देखने को मिल सकता है। सो इंडेक्स टावर खरीदारी करके चलिए विद स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 335। ठीक है, 335 353 पर कल बंद हुआ है, उलट कर दीजिए 335 कर दीजिए स्टॉप लॉस को, और इसमें आप होल्ड कर सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं इंडस टावर के शेयर में। रचना जी, हम देख रहे हैं कि ये जो कैपिटल गुड्स वाली जो कंपनीज है वहाँ पर बढ़िया मोमेंटम है। अगर हम महीने भर में देखेंगे तो एबीबी में कल भी तेजी रही, एक महीने में करीब 20% के आसपास का उछाल आ चुका है। सीमेंस की बात करें, सीमेंस भी करीब महीने भर में 20% चल चुका है। कमिंस में थोड़ी सी कम तेजी, बट 10% ये भी चला है, और कल ये तीनों के तीनों शेयर मजबूती के साथ बंद हुए हैं। आपके कहाँ पर नजर है? निश्चित तौर पर नजर तो होगी, कौन सा शेयर आपको पसंद है, जरा बता दीजिए। जी, ये बात सही है आपकी। इसमें सेक्टरली पूरा स्ट्रेंथ बना हुआ है, और अगर कमिंस की बात करें यहाँ पे, तो चार्ट सेटअप बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जो इवन पोजिशनल प्लेयर्स है जो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती हुई नजर आती है। 3680 के करीब है ये कमिंस इंडिया, और यहाँ पे करीब करीब 4000 के मीडियम टर्म के हिसाब से टारगेट्स बन सकते हैं, और ये पॉजिटिविटी तब तक सस्टेन करेगी जब तक ये 3500 के ऊपर रहेगा काउंटर। तो ये एक मीडियम टर्म के हिसाब से यहाँ पे कमिंस इंडिया में कॉल लिया जा सकता है। और दूसरी बात ये, इवन एल&टी भी अच्छा लग रहा है चार्ट पे, और उसमें भी मूवमेंट आती रहती है वेरियस डेज पे। एल&टी की अगर बात करें लेवल वाइज, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी बन रहा है जो काफी हफ्तों का हाईज का ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे भी 4100 तक के टारगेट्स बनाए जा सकते हैं फॉर अ मीडियम टर्म। ठीक है, एल&टी भी आप अपने फोकस में रख सकते हैं। 4100 तक के टारगेट के लिए 3877 रुपये 85 पैसे ये है कल का क्लोजिंग भाव। विवेक जी, कल स्विगी में हमने देखा कि बढ़िया तेजी रही है 10% के आसपास की। जोमेटो का शेयर भी चल रहा है। आप नए ज़माने के फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, और नए ज़माने के जो टेक स्टॉक्स हैं या फिर इंटरनेट बेस्ड स्टॉक्स हैं, आपकी नज़र बड़ी उस पर अच्छी रहती है। ज़रा बताएंगे स्विगी में 12% की रैली, और क्योंकि कल रिपोर्ट आई थी अच्छी इस पर एक्सिस कैपिटल की। जोमेटो भी 300 रुपये के आसपास है। आपको क्या पसंद है, एक बार फिर से रीट्रेट कर दीजिए। और इसके अलावा भी अगर इस बास्केट में न्यू टेक स्टॉक्स में, कंज्यूमर टेक में, फिनटेक में कहीं अच्छे मौके हैं तो वो भी हाईलाइट कर दीजिए। तो अभिषेक, पहले तो देखिए, ये डिस्क्लोजर रहेगा कि यहाँ पे मेरा एनालिसिस थोड़ा सा गलत गया था। इनफैक्ट जब स्विगी लिस्ट हुआ, मुझे लगा कि ये 320 तक आएगा और वहां पे आपको लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी नुकसान कर रही थी कंपेयर टू जोमेटो। लेकिन उसके बाद में जो रिजल्ट्स और नंबर स्विगी ने दिखाए, तो उसके बाद में कोई स्टॉपेज नहीं है और लगातार ये बढ़ते गए। देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो अब अगर आप चाइना, जो चाइना में डिलीवरी ऐप है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, आप अगर चाइना से कंपेयर करो तो जोमेटो स्विगी अभी तक उसका 10% है। लेकिन सबसे बड़ी ये चीज है कि चाइना में जैसे एक या दो प्लेयर है, इंडिया में ऑलरेडी अभी ये लिस्टेड तो दो हो ही गए, और आगे चल के आपको कई प्लेयर्स और आते हुए दिखेंगे। तो ग्रोथ यहाँ पे एकदम रहने वाली है, नो डाउट्स अबाउट दैट। लेकिन आगे चल के आपको कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आगे चल के ये भी हो रहा है कि जो हम लोग हमेशा 2 BHK बोलते थे ना, खाली 2 BH या 3 BH मिलेगा, के तो होगा ही नहीं, किचन तो होगा ही नहीं, और सारा का सारा स्विगी और जोमेटो ही आपको डिलीवर करने वाला फ्यूचर में भी। तो वो आपको जब जब डिप मिले, जब जब मौका मिले, ये दोनों स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। और ये एक जनरेशनल, आपने कहा कि न्यू जनरेशन एनालिस्ट, वैसे नहीं, लेकिन हाँ, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत काम आएगा अगर आप होल्ड करते हो तो इसको। ठीक है, 600 रुपए का स्विगी हो गया, 12% की बड़ी तेजी। इस बीच देखिए ओपनिंग के टिक्स आने लगे हैं, लेकिन देखने घबराएगा मत, तो यकीन भी मत कीजिएगा। 300 अंक नीचे निफ्टी दिख रहा है, अब 200 अंक नीचे है। और ठीक है, ये थोड़े से खेल चलते हैं, शुरुआत के 7-8 मिनट उनको चलने दीजिए, आप स्टॉक्स पर फोकस कीजिए। रचना जी, इंडसइंड कल हमने देखा कि बैंकिंग में आउट परफॉर्म कर रहा था, ये लीड भी कर रहा था कहीं ना कहीं।
इंडसइंड में आप तेजी क्या फॉलोअप बाइंग आते हुए देख रही हैं? हाँ तो टारगेट और स्टॉप लॉसेस जरा बता दीजिए आप। इंडसइंड बैंक की बात कर रहे हैं हम, राइट? जी हेलो। इंडसइंड, जी रचना जी, इंडसइंड। जी, इंडसइंड बैंक की जहां तक बात है, यहाँ पे 1000 के लेवल पे बैठा हुआ है ये, और काउंटर काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे पॉजिटिविटी बिल्ड हो सकती है। तो फिलहाल मोमेंटम में आया नहीं है काउंटर, लेकिन अगर 1000 के ऊपर बना रहेगा आज के दिन में तो यहाँ पे पॉजिटिविटी बन सकती है। 990 के स्टॉप लॉस के साथ एक अटेम्प्ट किया जा सकता है जब ये 1000 के ऊपर दिखे तब। और अपसाइड पे यहाँ पे 30 रुपीज जितना एक अपस्विंग दिख सकता है अगर मोमेंटम एक बार पिकअप कर जाएगा तो। चलिए, इंडसइंड बैंक पर एक राय इस वक्त हमारी एक्सपर्ट की तरफ से आपको मिलती हुई, लेकिन इस बीच जहां हम देख रहे हैं प्री ओपन में मार्केट का ट्रेंड एक नजर आ रहा है 24,528 के स्तर, करीब 150 अंकों की बिकवाली। और इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी अगर संकेत देखेंगे, आज सुबह करीब 60-70 अंकों की कमजोरी ही हाथ लगी है। मिले जुले संकेत है भारतीय बाजार के लिए, क्योंकि एशियाई बाजार में चीन और हांगकांग के बाजार में कमजोरी है। नैस्डैक को अगर छोड़ दीजिएगा, जो कि टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स है, अमेरिकी बाजार में भी हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। और क्लियरली एफआईआईज, कल इनफैक्ट ये बड़ा सवाल भी था कि जिस तरह के मार्केट सेंटिमेंट्स नजर आ रहे थे, एफआईआईज की खरीदारी के डेटा फ्राइडे आए, उसके बावजूद कल बाजार गिरे। सवाल ये बड़ा था कि क्या एफआईआईज की तरफ से अब अगला डेटा बिकवाली का आएगा। कैश और वायदा बाजार में दोनों में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली के डेटा आते हुए देखें। सो क्लियरली इस वक्त मार्केट की रूपरेखा, स्टांस जो है नजर आ रहा है इस वक्त वॉलेटाइल सेशन के लिए तैयारी आज के सत्र में भी हो सकती है। लेकिन चलिए, खबरों के दम पर कहां पर एक्शन है, कौन से नवरत्न शेयर्स हैं, ये सूची एक बार शरद से जान लेते हैं। उसके बाद एक एक करोड़ स्टॉक्स पर भी हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। शरद, बताएं नवरत्न सूची में आज क्या है खास? गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग मानसी। नवरत्न सूची में जो है मैनकाइंड फार्मा पे जो है फोकस रखिएगा। 3000 करोड़ का QIP खुल चुका, जो इंडिकेटिव इशू प्राइस है वो लगभग 6% डिस्काउंट पे आ रहा है। वेदांता हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। अपना चौथा डिविडेंड जो है इंटरिम डिविडेंड वित्त साल 2025 का उन्होंने ऐलान कर दिया। 8.5 रुपये प्रति शेयर का जो है टोटल अनाउंसमेंट आया है। और अगर पूरे साल की बात करें तो 43 रुपीज़ 50 पैसे का टोटल जो है डिविडेंड आया है। टोटल डिविडेंड पे आउट भी देखें तो 3,300 करोड़ का आता है। और इनका जो स्टेक है प्रमोटर का 56% स्टेक है, तो 1820 करोड़ रुपए का टोटल पे आउट आता है। GMR एयरपोर्ट्स हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा। यहाँ पे देखें तो ओवरऑल जो है नवंबर के पैसेंजर्स जो है लगभग 14% बढ़ गए हैं। वही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में ही मोमेंटम देखने मिला है, 11 से लेकर 14% का, यानी कि स्ट्रॉन्ग अपडेट GMR एयरपोर्ट्स का आया है अपने ऑपरेशनल नंबर्स पे। इंडस स्टार्स की बात करें तो यहाँ पे इनको एक फेवरेबल ऑर्डर आ गया इनकम टैक्स अथॉरिटी से, और यहाँ पे लगभग 3,500 करोड़ रुपए का जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो अब कम हो जाएगा। तो कंपनी के PNL, बैलेंस शीट, इसमें जो है इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी। आज जो है याद ध्यान से रखिएगा याद कि जो टाटा पावर, JSW एनर्जी, हमारा राजा बैटरी, ये सारे स्टॉक्स पे जो है नज़र रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर कंपनी के लिए लगभग 10% बैटरी स्टोरेज की क्षमता अनिवार्य हो गई। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो पूरे इकोसिस्टम के लिए है। RVNL को भी महाराष्ट्र मेट्रो रेल से जो है 270 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर आया है, सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। वही अगर हम बात करें तो बहुत सारे इनिशिएटिंग रिपोर्ट्स आने लगे हैं कंपनीज़ के। सबसे पहले मैं बात करूंगा इक्यूरियस ने डिलीवरी पे इनिशिएट किया है, लॉन्ग पे, और टारगेट प्राइस रखा है 459 रुपीज़ पर शेयर का डिलीवरी पे। यहाँ पे उन्होंने कह रहे हैं कि 14% CAGR का एक्सपेक्टेशन है अगले 2 से 3 साल में, और ऑपरेटिंग लेवरेज में भी जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। तो डिलीवरी जो हमारा स्टॉक है उस पर आप नज़र रखिएगा। इक्यूरियस की यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है। इसके अलावा हमारा 8वां स्टॉक रहेगा एफकॉन पे। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट यहाँ पे आई है, इनिशिएट बाई किया है, और टारगेट प्राइस की अगर बात करूँ तो 630 रुपये प्रति शेयर का रखा गया है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन जो है कंपनी में देखने मिल रही है, और बैलेंस शीट में भी स्ट्रेंथ है। और आगे जाते हुए जिस तरह बैंक गारंटीज़ की जो है कंस्ट्रेंट्स धीरे धीरे कम हो रही, तो ऑर्डर इनफ्लो पे जो है एक अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। लेकिन हमारा आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज होता है, इस पे पिरामल फार्मा पे नज़र रखिएगा। JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई है,
इनिशिएट बाय किया है। टारगेट प्राइस 340 रुपये प्रति शेयर का रखा है, यानी कि करंट लेवल से 30% से ऊपर का अपसाइड जो है देखने मिल रहा है। टॉप लाइन की बात करें तो 15% का एक्सपेक्टेशन का ग्रोथ है अगले 3 साल में, और मार्जिन्स में भी 360 बेसिस पॉइंट्स का जो है उछाल देखने मिल सकता है। 23% का एबिटा CAGR ग्रोथ का भी अनुमान है, और ओवरऑल जो है एक बहुत बड़ा बुलिश नज़रिया पीरामल फार्मा के लिए आ रहा है। आपका ये सारे के सारे नवरत्न स्टॉक्स हमारे बीच रखने के लिए। सो इस लिस्ट में कई सारे थीम्स, कई सारे सेगमेंट्स हैं, और साथ ही हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज पीरामल फार्मा, जिस पर JM फाइनेंशियल की बुलिश रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय के साथ इन्होंने कवरेज जो है इनिशिएट की है। 340 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर वो दे रहे हैं, और आय में 15% ग्रोथ का अनुमान जताया। बाजार खुलने के बाद किस तरह के सेंटिमेंट्स पीरामल फार्मा में नजर आता है, इस पर जरूर नजर होगी। करीब 2% का इजाफा इस वक्त प्री ओपन में आप स्टॉक प्राइस मूवमेंट में देख पाएंगे। लेकिन चलिए, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग चंदन, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। कल के बाजार में भारी उठापटक देखने को मिली। इस वक्त शुरुआती रुझान भी बाजार का उतार चढ़ाव, या यूं कह सकते हैं वॉलेटाइल सेशन की तरफ ही शुरुआत करने की तैयारी इस वक्त नजर आ रही है। आपकी राय क्या होगी, कैसे रीड कर रहे हैं आज के मार्केट को, स्ट्रैटेजी और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स? बात और देखें तो बाजार में कहीं ना कहीं प्राइस करेक्शन के बाद में अब टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। टाइम करेक्शन का मतलब हुआ कि बाजार एक दायरे में है, न तो ऊपर जाना चाह रहा है न नीचे जाना चाह रहा है, बट कोई भी एक मीनिंगफुल डिक्लाइन आता है तो वहां पे खरीदारी आ जाती है। आप देखोगे लास्ट थर्सडे को, यानी कि लगभग 5 दिसंबर को इंडेक्स ने 24,300 से 24,850 का मुंह देखा। फ्राइडे को आपने देखा कि नीचे में 24,200 तक सेलिंग आया और वापस 24,800 तक का मूवमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं बाजार हर डिक्लाइन पे खरीदारी के माहौल देख रहा है। भले ही ऊपर के अपसाइड थोड़े केप हुए हैं, बट सपोर्ट इंटेक्ट है। तो मैं तो ये मानता हूँ थोड़ा सा और डीप आए तो 24,400 के इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे यूज करना चाहिए, और 24,400 के सपोर्ट से इंडेक्स कहीं ना कहीं 24,800 तक के वापस स्विंग बनाने के लिए तैयार है। एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि डाउ में थोड़ा सा करेक्ट मूव देखने को मिल रहा है। यूएस इंडेक्स डाउ की आप बात करें तो पिछले लगभग 7-8 दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं, और उसके चलते थोड़े से ग्लोबल संकेत की वजह से बाजार है वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। डाउ ने अभी कुछ दिन पहले 45,000 के हाई बनाए और अभी 44,000 के नीचे है, बट याद रखें इंडियन मार्केट डाउ को इतना मुंह नहीं दे रहा था जब डाउ चल रहा था। तो मैं यही कहना चाहूंगा 24,400 सपोर्ट है, उस सपोर्ट से बाय ऑन डिक्लाइन के मौके ढूंढेंगे ऊपर में 24,800 और 25,125 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी दायरे में है, बट अच्छी बात है यहाँ पे भी डिक्लाइंस पे खरीदारी आ रही है। 53,000 एक मेजर सपोर्ट है, और उस सपोर्ट से कहीं ना कहीं 53,750 से 54,000 तक के लक्ष्य बनते हुए नजर आएंगे। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एक काउंटर में रेडार पे वो है अनंतराज। अनंतराज देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। निफ्टी रियल एस्टेट काउंटर आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और ओबराय रियल्टी की बात करें, डीएलएफ, लोडा, सब में अच्छा खासा दमखम देखने को मिला है। अब अनंतराज ऐसा काउंटर है जहां पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और एक मेजर मोमेंटम यहाँ पे बनना चाहिए। तो पिछले डे के क्लोजिंग के हिसाब से हम देखें तो 770 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 820 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा आईटी काउंटर्स पे नजर रखनी चाहिए। डिक्सन हमारा एक प्रेफर्ड नेम हमेशा से रहा है, हम इसको बार बार सजेस्ट कर रहे थे। अभी भी मेरा मानना है कि डिक्सन में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली रहेगी। 20,000 के हमारे पोजिशनल टारगेट है, बट इमीडिएट बेसिस पे कोई भी हल्का सा डिप आता है तो खरीदारी की सलाह होगी। 18,350 के सपोर्ट से 19,500 और 20,000 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। यहाँ पर एक तो रियल एस्टेट काउंटर और एचडीएफसी सिक्योरिटीज की भी बुलिश रिपोर्ट थी, और कल के सत्र में भी बाजार में जब गिरावट नजर आई, रियल एस्टेट एकमात्र सेक्टर था जो कि बाजार को संभाल रहा था। एक डिफरेंट पिक अनंत राज चंदन की तरफ से आती हुई, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज ईएमएस स्पेस की कल भी हमने बात की थी और वहां पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में कल भी मजबूती थी, और आज भी सेंटिमेंट्स जो है वो डेवलप होते हुए नजर आ सकते हैं चंदन की तरफ से, उनकी प्रेफर्ड पिक। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वीपी टेक्निकल रिसर्च तेजस शाह भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश में। बताएं आपके ओपनिंग ट्रेड्स बाजार खुलने से ठीक पहले स्टॉक स्पेसिफिक आपकी राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी पहली पिक है वो आईटी सेक्टर से है, और दिग्गज टीसीएस लिमिटेड, ये स्टॉक ने लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है रिसेंटली, और हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर चल रहा है स्टॉक में, और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक।
पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक थोड़ा साइडवेज है, बट मुझे लग रहा है कि ये जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो रिटेस्ट कर सकता है। तो टीसीएस में हम करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 4250 का, और पहला लक्ष्य रहेगा 4580 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 4750 का। और जो दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो एनबीएफसी स्पेस से है। एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस लिमिटेड काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना है इसका। रिसेंटली स्टॉक ने जो है अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज भी खुदा दी है, और प्लस जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी देखा गया है कल के सत्र में। तो बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है हम करंट भाव पे डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 6975 का, पहला लक्ष्य रहेगा 7450 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 7675 का। तो दो दिग्गजों के साथ तेजस जी ने शुरुआत की है। तेजस जी गुड मॉर्निंग। बजाज फाइनेंस जब से उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी अनवील की है 3.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस बढ़ाने की बात की है, शेयर में अपनी बाइंग होती हुई देखिए 7450, 7675 ये है तेजस जी का टारगेट। और टीसीएस के लिए टीसीएस आज थोड़ी सी नरम शुरुआत के संकेत दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये रिवर्स करे। जो भी शुरुआती जो लॉस आपको दिख रहे हैं ना 4580 और 4750 के टारगेट, ये दो टारगेट हो गए टीसीएस के लिए। 4250 का स्टॉप लॉस के साथ बाजार खुलने में 1.5 मिनट के आसपास समय रह गया। और देखिए बाजार जो लेवल सेटल हुए हैं, जो गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा था उसी तर्ज पर शुरुआत होती हुई दिखेगी। निफ्टी 83 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा गिरावट 24,550 से 24,600 के रेंज में आज ओपनिंग होती हुई दिखाई देगी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 187 अंकों की कमजोरी के साथ शुरुआत होने की उम्मीद है 53,400 के आसपास। अभी जो शुरुआत में जो एडवांस डिक्लाइन दिख रहा है वो थोड़े से फेवरेबल दिख रहे हैं, थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। देखते हैं कि शुरुआत किस तरह की होती है। लेकिन निश्चित तौर पर आज जो फोकस रहेगा वो आईटी पर आप फोकस रख के चलेगा। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि आईटी में मौके आज बनने के संकेत पक्के तौर पर दिख रहे हैं। तो आज के अगर हम सेक्टर की बात करें, आईटी फोकस में रहेंगे। रियल एस्टेट चल रहे थे, रियल एस्टेट शेयरों पर आप नजर रखिएगा। ईएमएस वाले शेयरों में कल बड़ी तेजी आई है, क्या वो तेजी कंटिन्यू रहेगी, इस पर नजर रहेगी। और एक और सेगमेंट वो होगा इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस और आप लाइफ इंश्योरेंस दोनों को जोड़ लीजिए। जनरल इंश्योरेंस को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जीएसटी रेट को घटाने का प्रस्ताव दिया है 5% करने का इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज को लेकर। तो ये कुछ थीम्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे। एचपीसीएल मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है इनका, उसके चलते ये शेयर फोकस में आज रहने वाला है। रेलवे वालों शेयरों को लेकर भी कुछ खबरें हैं, तो ये सेगमेंट भी आज फोकस में रहना चाहिए। चलिए बाजार की शुरुआत हो गई है और जैसा कि इंडिकेटिव टिक्स आपको संकेत दे रहे थे 60-70 अंक नीचे शुरुआत हुई है निफ्टी की और 250 अंक नीचे खुला है निफ्टी बैंक खुला करीब 150 अंक नीचे। सेंसेक्स की शुरुआत हुई है 250 अंक नीचे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो शुरुआत में बेहतर है। 1200 शेयर हैं इस वक्त मजबूती वाले और 700 शेयर हैं कमजोरी वाले। इंडिया विक्स से 2% ऊपर 14-14.5 की रेंज में ही है। तो कोई ज्यादा अभी फिलहाल टेंशन इंडिया विक्स को लेकर नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। रिलायंस की शुरुआत हुई है कमजोर, 1% नीचे रिलायंस खुला है। इसके अलावा इन्फोसिस में 0.25% के आसपास की मजबूती पर शुरुआत हुई है। आयशर, श्रीराम फाइनेंस, भारती एयरटेल, हिंडाल्को, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, तो यहाँ पर आधे से 0.25% के आसपास की कमजोरी है। और हम देख रहे हैं कि सीमेंट वाली कंपनीज हैं। कल परसों के सत्र में सिलेक्टिव बाइंग हुई थी, यानी कि शुक्रवार को। आज भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तेजी कहां पर है? तेजी है सिप्ला में 2% के आसपास की। एकमात्र शेयर है निफ्टी में जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी है। और इसके अलावा टाटा मोटर में आधे % के आसपास की मजबूती है। निफ्टी की बात करें, गिरावट थोड़ी सी बड़ी है। अब ये करीब जो गिरावट है ये 100 अंकों के आसपास की हो गई है। और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है करीब 125 अंकों के आसपास की। सेंसेक्स से 325 अंक नीचे। इन्फोसिस की जो गिरावट है वो 1% से ज़्यादा की हो गई है। रिलायंस की गिरावट 1% से ज़्यादा की है। भारतीय एयरटेल में अच्छी हमने रफ्तार देखी थी। भारतीय एयरटेल का शेयर करीब 0.25% नीचे है। अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें
चंबल फर्टिलाइजर में 2.5% की तेजी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में 2% की तेजी है। रियल एस्टेट में प्रेस्टीज आज भी चल रहा है, 1.5% की तेजी पर शुरुआत हुई है। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस की शुरुआत हुई है करीब 1.25% ऊपर। GMR एयरपोर्ट को लेकर अच्छी खबरें आई थी। एयरपोर्ट ट्रैफिक को लेकर शेयर 1% ऊपर ये खुला है। इंडस टावर को लेकर भी एक पॉजिटिव खबर थी, इंडस टावर में भी शुरुआत हुई है करीब 1% की मजबूती के साथ। तो ये अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि वही 80-100 अंकों की रेंज में ही निफ्टी है, गिरावट उतनी ही है। अगर हम मिड कैप शेयरों पर अगर नजर डालें, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये संकेत दे रहा है कि वहां पर उतनी खराब स्थिति नहीं है। मिड कैप इंडेक्स में कल भी हमने देखा था कि 350 अंकों के आसपास की 350-400 अंकों के आसपास की मजबूती थी। आज जो शुरुआत हुई है मिड कैप इंडेक्स की, वो हुई है थोड़ी सी बढ़त के साथ, हल्की सी तेजी है। 59,450 के आसपास का है मिड कैप का इंडेक्स, तो वहां पर भी ज्यादा उत्साह हमें देखने को फिलहाल मिल नहीं रहा है। एक बार स्मॉल कैप का इंडेक्स लेकर आइए, फिर उसके जरा समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पर कैसा माहौल है। वहां पर भी शांत शुरुआत है, 40 अंकों की बढ़त के साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स की शुरुआत हुई है। तो एक शुरुआत में भी रेंज दिख रही है, कोई ज्यादा उठापटक उथल पुथल बाजार में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सिप्ला 2% के गेंस के साथ बना हुआ है और टाटा मोटर्स में 0.5% के आसपास की तेजी पर शुरुआत होती हुई दिख रही है। वायदा में प्रेस्टीज में कल की तेजी के बाद आज भी तेजी थोड़ी सी बढ़ी है। प्रेस्टीज का शेयर अब करीब 3% ऊपर आकर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। एक बार जरा सेक्टर्स लेकर आइए और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि हीट मैप क्या संकेत दे रहा है बाजार में शुरुआती चाल को लेकर। निफ्टी और सेंसेक्स तो 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा की कमजोरी के साथ ही फिलहाल आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे। तो निफ्टी में आपको ज्यादातर शेयर कमजोर दिखेंगे। आप सिप्ला टाटा मोटर को अगर छोड़ दीजिए तो स्क्रीन पूरी की पूरी आपको रेड दिखेगी। और जो बड़े जो दिग्गज हैं वहां से आज फिर से, कल भी हमने देखा था कि बाजार को सपोर्ट नहीं मिला था HDFC बैंक से, आज भी सपोर्ट नहीं है। HDFC बैंक का शेयर 1850 रुपए के भाव के आसपास ही है। SBI PNB हल्के से मामूली सी गेंस पर ये कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो शेयर हैं 12 में से 10 वो कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए दिखेंगे। एक बार IT का इंडेक्स जरा लेकर आइए, उससे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि IT की स्थिति क्या है। एम्फेसिस, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, कोफोर्स, तो जो मिड कैप वाले जो शेयर है थोड़ी थोड़ी बाइंग है, लेकिन जो बड़े वाले जो शेयर हैं वहां पर थोड़े से अभाव हैं। आज बाइंग को लेकर देखना होगा, थोड़ा इस पर नजर रखे चलिएगा, शायद ये आगे आपको थोड़ा मोमेंटम दिखा दे सेक्टर। लेकिन रियल एस्टेट कल की तेजी आज कंटिन्यूड है, रफ्तार थोड़ी सी धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन ज्यादातर शेयर जो है हरे निशान के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। DLF में जो आप देख रहे हैं कल की 2-2.5% की तेजी के बाद आज थोड़ी सी नरमी आपको जरूर दिखेगी। मेटल में मिला जुला रुझान है। कल हमने कमजोरी देखी थी, नाल्को में करीब 2.5% के आसपास के, नाल्को आज 2% ऊपर खुला है। फार्मा में भी मिक्स्ड बैग ऑफ ट्रेंड्स हैं। सन फार्मा 0.25% नीचे है, डॉक्टर रेड्डीज, ग्रेन्यूल्स, बायोकॉन, लेकिन 0.5% से ज्यादा की गिरावट किसी भी शेयर में आपको नहीं दिखेगी। लेकिन जो चलने वाले शेयर हैं, सिप्ला, नेटको में 1% से ज्यादा की तेजी, फाइजर, डिवीज में करीब 0.25 से 1% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और FMCG अगर हम शेयरों की बात करें तो उसमें जो लिखर वाली कंपनीज है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, वहां पर 2% की तेजी है। वरुण बेवरेज जो कि पेप्सिको की बॉटलर है, 1.5% की तेजी पर शुरुआत हुई है और ये शेयर पैसे बना के दिए हैं। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रूवरीज में तेजी है, मैरिको में तेजी है, लेकिन ITC में सुस्ती है। कल बाई कॉल्स आए थे ITC को लेकर, लेकिन ये सुस्ती में दिख रही है। मिड कैप का हीट मैप आपके सामने, नाल्को, प्रेस्टीज, वरुण बेवरेज वही शेयर, और डिलीवरी में कल भी तेजी थी, आज भी हम तेजी देख रहे हैं। जुबिलेंट फूड, पूनावाला, फिनकॉर्प, यहाँ पर भी 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। तो जो शुरुआत हुई है बाजार की, आप उसे देख सकते हैं, कोई ज़्यादा हलचल हमें देखने को फिलहाल मिल नहीं रही है। 70-80 अंक नीचे निफ्टी है, लेकिन धीरे धीरे करके बस परिवर्तन ये हो रहा है पिछले कुछ मिनटों में कि ग्रीन साइड में कुछ शेयर्स आ रहे हैं। टाटा स्टील आपको हरे निशान में आता हुआ दिखेगा, विप्रो देखिए हरे निशान में आ गया है, टेक महिंद्रा आपको हरे निशान में आता हुआ दिखेगा। SBI का शेयर भी मार्जिनली लेकिन हरे निशान में ये भी आ गया है। और एडवांस डिक्लाइन तेजी वाले शेयर बढ़ रहे हैं, मंदी वाले शेयर थोड़े से घट रहे हैं। 14 शेयर मजबूत हैं और 800 शेयर इस वक्त आपको कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। निफ्टी बैंक भी एक रेंज में है, 150 अंकों के आसपास की नरमी। तो 0.3% नीचे निफ्टी है और 0.3% ही निफ्टी बैंक भी है। देखते हैं कि आगे बाजार की चाल किस तरह की होती है, लेकिन जैसा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था, शुरुआत उसी तरह की हुई है। ब्रॉडर मार्केट से संकेत उतने वीक फिलहाल नहीं दिख रहे हैं।
चलिए अब एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और ये समझते हैं कि उन्होंने बाजार में कहां पर अपनी पैनी नजर डाली है और उनसे जानेंगे ओपनिंग ट्रेड्स। तो चलिए बाजार की शुरुआत के बाद समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। और चंदन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए बाजार खुलने के बाद कहां पर है आपकी नज़र? बिल्कुल, बाजार खुलने से पहले और बाजार के बाद रियल एस्टेट काउंटर पे फोकस है और इससे अनंतराज इंडस्ट्री ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया है और उसके टारगेट भी शुरुआती 5-7 मिनटों में हासिल होने के लिए तैयार है। मेरा तो मानना है कि इनफेक्ट अब टारगेट यहाँ पे बड़े बनाने चाहिए। कहीं ना कहीं अनंतराज 840-850 तक के टारगेट छूता हुआ नजर आएगा। ओपनिंग ट्रेड में यहाँ पे 820 के टारगेट थे और स्टॉक ऑलरेडी अब 4.5-5% अप होकर टारगेट को हिट कर रहा है। मेरा मानना है और भी बड़े टारगेट्स यहाँ पे बनेंगे। लॉजिकल देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है कि मूविंग एवरेजेस को काउंटर सपोर्ट कर रहा है और निफ्टी रियल एस्टेट काउंटर पूरा का पूरा यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अनंतराज पे खरीदारी की सलाह इंटेक्ट रहेगी। रिवाइज सपोर्ट रहेगा 795, ऊपर में 850 के टारगेट के लिए। डिक्सन दूसरा ट्रेड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कंटिन्यूसली खरीदारी की सलाह रहेगी। 19,200 19,500 के इमीडिएट टारगेट यहाँ पे लगाने चाहिए। तो ये दो काउंटर थे जो ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ लोगों ने लिया है, जिनको नया लेना है वो भी ले सकते हैं। नए ट्रेड के लिए मैं कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया थीम पे फोकस करूंगा। दो काउंटर मेरे यहाँ पे रेडार पे आ रहे हैं, एक तो रहेगा पेटीएम और दूसरा रहेगा हुडको। दोनों काउंटर मुझे अच्छे लग रहे हैं। कल के बाइंग के बाद फॉलोअप एक्शन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो पेटीएम पे खरीदारी की सलाह है। 1000 के सपोर्ट से 1060 तक के टारगेट बनेंगे, तो पेटीएम करो। और दूसरा हुडको पे यहाँ पे फोकस रहेगा। एक मेजर रिकवरी देखने को मिला था लॉन्ग बिल्टअप के साथ में, इस काउंटर ने 256 के मल्टीपल बैरियर यहाँ पे निकाले, तो 256 का सपोर्ट होगा, ऊपर में 270 तक के टारगेट। तो अनंतराज और डिक्सन के बाद अब हुडको और आपका पेटीएम दो नए ट्रेड्स रहेंगे। ऑलराइट, तो हुडको और साथ ही पेटीएम यहाँ पर आप रखिए नज़र। देखिए हुडको शुरुआत जो है ऑलमोस्ट एक फ्लैट हुई थी, उसके बाद जो है अब लगभग 1.5% की यहाँ पर तेज़ी है। साथ ही जो भरोसा कायम है वो है पेटीएम पर, यहाँ पर भी फोकस रखिए। अब 1040 के टारगेट्स बता रहे हैं और देखिए क्या शानदार तेज़ी पेटीएम के काउंटर में हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स ने पकड़ी। पर चंदन, आपकी बात भी माननी पड़ेगी कि डिक्सन पे मुझे ध्यान है कि आप कई समय से पॉजिटिव थे और आप देखिए ये स्टॉक पीछे मुड़ के इसने आज तक नहीं देखा और अब 19,000 के भी ऊपर के टारगेट्स चंदन की तरफ से आते हुए, तो यहाँ पर भी भरोसा कायम है। पर तेजस, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पर हैं? तो मेरा जो पहला कॉल है वो मजगांव डॉक है। अगर स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। रिसेंटली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था 4,850 के ऊपर, उसके बाद स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन मोड में चला गया था। बट कल के सत्र में हमने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी थी स्टॉक में और आज भी फॉलोअप बाइंग आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये मजगांव डॉक का जो स्टॉक है यहाँ से एक अच्छी खासी रैली कर सकता है। तो करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी करिए स्टॉक में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4,840 का। पहला लक्ष्य रहेगा 5,400 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 5,555 का। और इसके अलावा जो स्टॉक मुझे पसंद है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से। बैंकिंग एज अ स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है। 3-4 दिन से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का काफी अच्छा है। तो मेरी राय कोटक बैंक में है। कोटक बैंक में देखेंगे तो पिछले 2-3 दिन से स्टॉक अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे के सत्र में हमने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखा है डेली चार्ट पे, जो एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो कोटक बैंक में आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1745 का। पहला लक्ष्य रहेगा 1865 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1905 का। चलिए बिल्कुल, तो कोटक महिंद्रा बैंक पर भी एक नज़रिया बनता हुआ और करीब 1885 तक के टारगेट्स, उसके बाद 1905 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट यहाँ किए जा सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आज बाजार को देखेंगे तो कल ही की तरह रियल एस्टेट सेक्टर हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके ठीक साथ साथ फार्मा, आईटी और मेटल्स की तरफ से भी बाजार को इस वक्त सपोर्ट मिल रहा है। ऑन दी फ्लिप साइड एफएमसीजी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और साथ ही एनर्जी स्पेस है जहाँ से कमजोरी हाथ लगी है।
हैं, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट्स जो हैं वो बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप को, अगर देखें यहाँ पर इंडिसेस में अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड, और मिड कैप में शुरुआती कमजोरी के बाद हम देख रहे हैं एक रिकवरी का मोड भी आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक और थीम स्पेसिफिक फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर चंदन जी एक नज़र होनी चाहिए, क्योंकि बाजार की शुरुआत के साथ साथ चंबल फर्टिलाइजर में अच्छा एक्शन था। वो एक्शन वहां से अब थोड़ा सा फ्रिजल आउट होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अब भी हरे निशान के साथ ही ट्रेड करता हुआ। आरसीएफ के स्टॉक प्राइस में भी अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है, और साथ ही एनएफएल यानी कि क्लियरली फर्टिलाइजर पैक है जो कि आज स्लो एंड इवेंचुअली, लेकिन अपसाइड चाल जो है शुरुआती तेजी के बाद अब बढ़त के साथ ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती, और साथ ही एनएफएल के स्टॉक प्राइस पर भी एक नजर होनी चाहिए, वहां पर भी एक शार्प अप मूव 3% की तेजी। चंदन जी आपने कहीं ना कहीं हरियाली की बात की है, ग्रीनरी आपने फर्टिलाइजर कंपनीज और सेक्टर में देखने का प्रयास कर रहे हैं, बट मेरा तो फोकस आईटी और रियल एस्टेट काउंटर है, और तीसरा रहेगा डिजिटल इंडिया थीम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरे को कन्विक्शन है वो मैं पास कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी तरफ से प्रेफर्ड पिक रहेगा तो सारे के सारे डिजिटल इंडिया, चाहे पेटीएम, जोमेटो, पॉलिसी बाजार पे रहेगा, मोस्ट ऑफ द आईटी नेम पे रहेगा, डिक्सन हो, चाहे टाटा एलेक्सी, या फिर रियल एस्टेट में अनंतराज रहेगा, या फिर कैपिटल मार्केट रिलेटेड काउंटर रहेगा। अब हम फर्टिलाइजर क्षेत्र की बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर एक मेजर ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। आप देखोगे पिछले लगभग 120 दिनों से कम 5 से 7 बार ये 550 के आसपास आया और मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 550 के ऊपर फॉलो बाइंग चाहिए। जिस दिन 550 के ऊपर फॉलो बाइंग आ जाए, काउंटर 10 से 15% की एक नई चाल दिखा देगा। तो पोजिशनली 518 का सपोर्ट है, 550 के ऊपर कहीं ना कहीं आपको इस स्टॉक में 600 से 620 तक के लेवल बनेंगे। एनएफएल की बात करें तो एनएफएल में भी एक बेसिंग फॉर्मेशन बन रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इमीडिएट हर्डल 126 है, 120 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके ढूंढेंगे। 126 और 126 निकलता है तो 132 तक के टारगेट रहेंगे। फर्टिलाइजर में बाइंग है, मोमेंटम चाहिए। मेरे हिसाब से इस पूरे सेक्टर में आउट परफॉर्म करेगा तो कोरोमंडल आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि कोरोमंडल में पिछले लगातार 3 सालों से बड़ी तेजी है। इस साल भी लगभग 45% के अपमूव देखने को मिले हैं। मैं CY24 की बात कर रहा हूँ। पुराना हर्डल है वो 1830 के आसपास है, और स्टॉक उससे थोड़ा सा दूर चल रहा है। हल्की सी फॉलोअप आया तो 1900 के लिए काउंटर तैयार हो जाएगा। तो 1785 के सपोर्ट से 1900 तक कोरोमंडल को देखा जा सकता है, और बाकी दूसरे फर्टिलाइजर पे भी रेडार रखनी चाहिए। बाकी सब चलते हैं तो कोरोमंडल में और स्पीड से मोमेंटम बनेगा। चलिए, थैंक्स चंदन एक नज़रिया ज़रूर देने के लिए, लेकिन वी हियर यू कि आपका फोकस और पॉजिटिव स्टांस जो है वो इस वक्त रियल एस्टेट और साथ ही EMS स्पेस पर है। हालांकि अगर फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर नज़र रखनी है, अच्छा एक्शन ज़रूर दिख रहा है, लेकिन इसे वॉच लिस्ट में ज़रूर रखा जा सकता है। फिलहाल कोरोमंडल इंटरनेशनल पर भी एक नज़र रखी जाए। टोटल पैसेंजर ट्रैफिक की अगर नवंबर में बात करें तेजस जी, 14% तक का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। अब इनफैक्ट ये सीज़न भी है, टूर्स ट्रैवल्स क्लियरली टूरिज्म जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और अब तो एक नया कॉन्सेप्ट भी है जो कि है मंदिर टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, जिसके चलते हम काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन इन दिनों देखते हैं। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी का तो महीना ही होता है जब लोग घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या लगता है आपको इस स्पेस को, क्योंकि कनेक्टिंग प्लेयर्स हैं यहाँ पर, और अच्छी मजबूती के साथ GMR एयरपोर्ट्स अगर आप देखेंगे करीब 2% तक की तेज़ी घरेलू ट्रैफिक में जो इजाफा देखने को मिला है, और सिर्फ घरेलू ही नहीं इंटरनेशनल ट्रैवल में भी हमने करीब 11% की बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ नवंबर में देखी है। तो GMR एयरपोर्ट का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने अभी एक रिसेंटली बॉटम बनाया था इन द रेंज ऑफ 76 to 77। उसके बाद लगातार स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। पिछले 4-5 दिनों से हम देखेंगे तो स्टॉक अपने 200 दिन और 50 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, मोमेंटम भी काफी अच्छा है। तो करंट भाव पे या तो डिप में आप GMR एयरपोर्ट में खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में लक्ष्य रहेगा इमीडिएट बेसिस पे 90 का, और वो सरपास किया तो 93 तक के भी लेवल हम आ सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 81 का। और जैसे कि आपने बात की कि वैकेशन है और टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री काफी अच्छा करेगा, तो ये स्पेस में मुझे एक लेमन ट्री का स्टॉक भी काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक में एक बढ़िया रैली देखी हमने रिसेंटली, चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एक हल्की सी अगर डिप आती है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से
ये स्टॉक एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो 158 के करीबन है, तो यहाँ से अगर 2-3 रुपए की गिरावट मिलती है तो डेफिनेटली इसमें एंट्री की जा सकती है। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 143 का, तो पहला लक्ष्य रहेगा 158 का, और वो सरपास होता है तो 165 तक के भी हम लक्ष्य देख सकते हैं लेमन ट्री में। ठीक है, लेमन ट्री थोड़ा सा नीचे आपको मिल जाए तो एक बढ़िया बाई बन जाएगा। 158 से 165 रुपए के टारगेट, 143 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये खरीदना है। बाजार देखिए रेंज में ही है, शुरुआती को 15 मिनट हो गए लेकिन 75 अंक ही नीचे निफ्टी है। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी कमजोरी बढ़ी है, करीब 150 पौने 200 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में है। प्रतिशत के लिहाज से बराबर है मामला, निफ्टी के बराबर ही है। कुछ कुछ शेयरों में थोड़ी थोड़ी तेजी आ रही है, जैसे टीसीएस, विप्रो, एसएल टेक महिंद्रा, जो आईटी शेयर थोड़े से वीक खुले थे ना, वो वापसी करते हुए देखिए दिख रहे हैं। और कंजम्पशन वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो एचयूएल एक शेयर है जो हर निशान में लौटा है। टाटा मोटर में थोड़ी सी तेजी बढ़ी है, 1.25% के आसपास की मजबूती टाटा मोटर के शेयर में हो गई है। टाटा मोटर पर जरा चंदन जी आप व्यू दीजिए, किस तरह से देख रहे हैं शेयर को, और क्या 800 रुपए के आसपास बाई करना है टाटा मोटर का या फिर किसी लेवल का वेट कर रहे हैं आप? देखिए, टाटा मोटर्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ सप्ताह, पिछले कुछ दिनों की बात करें। और इस स्टॉक में एक प्राइस करेक्शन के बाद अब टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। मैं पिछले लगभग 18-20 दिन की बात करूं, 18-20 वीक की बात करूं, तो 1180 से लेके 760 तक का डिक्लाइन देखने को मिला, और अभी लगभग पिछले 20 दिनों से एक रेंज बाउंड कामकाज कर रहा है, जहां पे नीचे में कहीं ना कहीं 760-70 के सपोर्ट है, ऊपर में 815-20 के हर्डल है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंसोलिडेशन कंप्लीट हो तभी यहाँ पे खरीदारी के मौके बनेंगे। एज ऑफ नाउ 820 एक मेजर लेवल है, 820 निकलता है तभी यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिलेगा जो इस काउंटर को 850-875 तक लेके जा सकता है। तो खरीदारी की सलाह तभी रखेंगे जब 820 रहे, अदरवाइज वेट एंड वॉच का मोड यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑटो में यदि आपको ध्यान में रखना है तो मेरे हिसाब से महिंद्रा एंड महिंद्रा काउंटर हो सकते हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ भी है और ब्रेकआउट है, उस स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। अशोक लेलैंड है, वहां पे 245-255 तक के लेवल बन सकते हैं। तो ये कुछ दूसरे नेम है जहां पे फोकस किया जा सकता है यदि किसी ऑटो सेक्टर में निवेश और ट्रेड करना है। ठीक है, 245 255 अशोक लेलैंड के लिए ये टारगेट हो जाएंगे, और 820 रुपए के ऊपर जाकर आपको टाटा मोटर को खरीदना है। जो नए वाले स्टॉक्स हैं ना, वहां पर अच्छी रौनक है। आप देखिए पेटीएम का शेयर कल भी चला था, कल 1000 रुपए के ऊपर निकला था, और 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि पेटीएम ने 1000 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी थी। आज भी इसमें स्ट्रेंथ है, मार्केट का 65,000 करोड़ रुपए के पार निकल गया इसका, पेटीएम का। इसके अलावा पीबी फिनटेक में भी हम तेजी देख रहे हैं। पीबी फिनटेक का शेयर भी आप देखेंगे, वहां पर भी आज 1.5-2% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। चंदन जी की तो राय भी थी 1040 के टारगेट के लिए पेटीएम पर। पीबी फिनटेक 2% ऊपर है, 2150 रुपए के आसपास का भाव हो गया। डिलीवरी लेकर आइए, डिलीवरी का शेयर भी लगातार चल रहा है, 400 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, और पिछले अगर आप 8 सत्र में देखेंगे तो 8 में से 7 सत्र में डिलीवरी का शेयर चला है, 400 रुपए के बेहद करीब है, 400 रुपए पर आ गया इनफैक्ट अभी ये। तेजस, इस स्पेस में कहीं आपकी नजर डिलीवरी पर जरा एक व्यू दीजिएगा। वैसे इक्वेरियस का इस पर बाय के रिकमेंडेशन है 459 के टारगेट के लिए फंडामेंटली। देखिए डिलीवरी का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी बढ़िया है। रिसेंटली स्टॉक में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है, 330 के लेवल के बाद कंटिन्यूसली लगातार डेली चार्ट पे हायर हाई बना रहा है। वीकली चार्ट सेटअप भी काफी इंप्रूव हो गया है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक का जो आउट परफॉर्मेंस है वो जारी रहेगा। ऊपर में जो इमीडिएट बेसिस पे हर्डल बैठ रहे हैं वो 427 के करीबन है, तो कोई डिप आती है तो खरीदारी करिए। इसमें 376 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा, पहला लक्ष्य रहेगा 427 का, और वो सरपास होता है तो 450 तक के भी लक्ष्य देख सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है तो डिप में खरीदारी करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 376। 376 का स्टॉप लॉस, 427 से 450 के टारगेट के लिए। डिलीवरी पर आप नजर बना के रखिए। निफ्टी की जो गिरावट है वो हो गई है 100 अंकों की, थोड़ी सी गिरावट बढ़ी है, 24,560 के आसपास के स्तर हैं निफ्टी में, और निफ्टी बैंक की भी कमजोरी बढ़ी है। अब 237 अंक नीचे आपको निफ्टी बैंक दिखेगा, तो कमजोरी थोड़ी सी बढ़ती हुई पिछले 1-2 मिनटों में। एकमात्र शेयर है निफ्टी बैंक में एसबीआई, जहां पर आज आपको मजबूती के साथ, मजबूती क्या हल्की सी तेजी है एसबीआई में भी।
₹1 की भी तेजी नहीं है एसबीआई में। बाकी 11 के 11 शेयर कमजोर हैं। आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ पर नरमी हम देख रहे हैं। हालांकि नरमी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी यहाँ गिरावट तो है और इसके चलते ही बाजार पर अभी पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन स्मॉल कैप में एक्शन है, हालांकि संख्या उनकी भी कम हो रही है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले 1300 शेयर 1400 शेयर मजबूती वाले थे, उनकी संख्या घट के हो गई है 1130 चढ़ने वाले शेयरों की, और गिरने वाले शेयरों की संख्या है 1189। तो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो टिल्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा गिरावट वाले शेयरों की तरफ। 250 के नीचे इस वक्त निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ फिलहाल दिख रहा है। और एचडीएफसी बैंक की जो गिरावट है वो हो गई है करीब करीब 0.25% के आसपास की, 1850 रुपए के आसपास एचडीएफसी बैंक का शेयर फिलहाल आपको दिखेगा। चंदन जी, एक राय जरा एचडीएफसी बैंक पर आप दीजिए। शॉर्ट तो नहीं करना है एचडीएफसी बैंक को ना? एचडीएफसी बैंक में अगर नहीं बनना शॉर्ट, क्या कहीं और शॉर्ट के रिकमेंडेशन है? जरा ये बताइए, फिर एक दो कैश वाले स्टॉक्स हैं उस पर आपसे लूंगा मैं। देखिए शॉर्ट्स की राय तो नहीं है, बट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, और उसकी वजह से बैंक निफ्टी भी ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्ट भी हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा सा और कंसोलिडेट होना चाहिए, उसके बाद भी प्राइस टारगेट्स अपने को समझ में आएंगे। ओवरऑल मैं यदि यहाँ पे देखूं तो एचडीएफसी बैंक के लिए मेजर जो लेवल रहेगा वो कहीं ना कहीं रहेगा आपका 1820 के आसपास। 1820 से 1825 सपोर्ट ले सकता है। उस लेवल पे आए तो फिर एचडीएफसी बैंक में वापस खरीदारी की सलाह होगी। उसके अलावा मैं यहाँ पे क्लोजली वॉच कर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक, जहाँ पे सेटअप पॉजिटिव था, स्टेबिलिटी है। एसबीआई भी कंसोलिडेट हो रहा है। जो वीक कड़ी है यदि मान लो इसमें देखें बैंकिंग में, तो वो रहेगा इंडसइंड बैंक। तो यदि बैंक निफ्टी को परेशान होना है तो इंडसइंड बैंक में सेलिंग आएगा, जो इसको नीचे में होल्ड करते हुए 970 960 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, इंडसइंड बैंक में थोड़ी सी कमजोरी है, 997,000 रुपए के थोड़ा सा नीचे कारोबार कर रहा है। और अगर आपको एचडीएफसी बैंक को खरीदना है 1825-30 के आसपास मिल जाए, बढ़िया एंट्री पॉइंट आपके लिए बन जाएगा। शॉर्ट नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिए। चलिए, लेकिन बैंकिंग का एक और शेयर चंदन जी, लेकिन वो है कैश का, सीएसबी बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक। 2-3 सत्र में शेयर गिरा था, लेकिन एक झटके में 3 दिन की पूरी भरपाई कर दी है। सीएसबी बैंक जरा देखिए, बताइए कैसा लग रहा है इसका चार्ट आपको? बॉटम आउट प्रोसेस देखने को मिल रहा है। 24 वीक के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद में इस वीक में रिवर्सल बना है, और रिवर्सल भी वॉल्यूम्स के साथ बना है। तो रिकवरी बननी चाहिए। 322 के सपोर्ट से 345 तक के लक्ष्य से आ सकते हैं। तो सीएसबी बैंक यहाँ पर एक बॉटम आउट जो है फॉर्मेशन बनने की तैयारी है इस पर्टिकुलर काउंटर की, पर बैंकिंग स्पेस की ही बात करेंगे। और एक बार चंदन आपसे आरबीएल बैंक पे भी राय चाहिए, क्योंकि देखिए सिटी की जो मैनेजमेंट मीट थी वहाँ पर कंपनी ने अपनी जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको थोड़ा सा कम ज़रूर किया है, क्योंकि अब उनका कहना है कि वो लो डबल डिजिट के आसपास जो है ग्रो करते हुए नजर आएंगे। पर इनके अगर Q2 की ग्रोथ देखें तो लगभग 15% के आसपास की थी। आरबीएल बैंक पे चंदन आपकी कोई राय कि यहाँ से स्टॉक क्या और भी कमज़ोर हो सकता है? क्या चार्ट्स ऐसा बता रहे हैं, या फिर अभी यहाँ पर भी कोई बॉटम आउट बनने की तैयारी है? देखिए आरबीएल बॉटम आउट तो नहीं बोल सकते, काउंटर थोड़ा डल हो चुका है। रिकवरी आई थी पिछले 2 वीक पहले, बट अगेन 180 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हर्डल बना रहा है। पिछले 9 दिनों से एक बड़े दायरे में है। नीचे में 169, ऊपर में 180। तो 169 के नीचे होल्ड करता है तो फिर ये जो बाउंस है वो फिजल आउट हो जाएगा 162 के टारगेट के लिए। तो बाइंग तो नहीं रहेगी। इनफैक्ट एक की लेवल तोड़ता है तो यहाँ पे वीकनेस जरूर आ सकता है काउंटर। वीकनेस और आ सकती है अगर की लेवल तोड़ता है, पर यहाँ पर बाय से बचे आरबीएल बैंक पे आपके लिए क्लियर राय। पर आज देखिए जिस तरीके से फर्टिलाइजर काउंटर्स जा रहे हैं उसमें सरकारी कंपनीज जो हैं लीड लेती हुई दिख रही हैं, पर ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत वॉलेटाइल रहती हैं, क्योंकि अच्छी न्यूज़ पे चलती तो 5-10% है, पर अगर मार्केट्स थोड़े से भी ख़राब होते हैं तो ये कंपनीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, और ऐसे में कुछ इन्वेस्टर्स फंसा हुआ भी महसूस करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि इंडेक्स पे तो कमज़ोरी है ही, और इसके पीछे की बड़ी वजह देखिए इंडिया विक्स कूल ऑफ नहीं हो रहा है। कल भी हम लगातार आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे कि इंडिया विक्स जब तक ऊपर जाता रहेगा कहीं ना कहीं वो बुल्स की पावर को कमज़ोर करेगा। आज भी सुबह से ही इंडिया विक्स में जो है काफ़ी उछाल है, लगभग 2.5% की तेज़ी यहाँ पर हम देख रहे हो।
14 के ऊपर है। तो देखते हैं कि क्या अब थोड़ा बहुत कूल ऑफ इंडिया विक्स में आता है या नहीं। पर इस बीच हमारे साथ नरेश मिरानी भी जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। और नरेश, गुड मॉर्निंग। आपसे समझेंगे कि मार्केट खुलने के बाद नरेश कोई स्टॉक्स हैं जो कि फिलहाल आपके लिए स्टैंड आउट कर रहे हैं? तो ओवरऑल टेपेड से ही मूव है। निफ्टी में कंसोलिडेशन ही चल रहा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक वही जो लीडरशिप है जो अच्छे लगते हैं। सबसे पहले बाय रहेगा आईसीआईसीआई बैंक पर। स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, काफी दूर नहीं है अभी ऑल टाइम हाई से। टारगेट रहेगा 1400, स्टॉप लॉस 1325। दूसरा बाय रहेगा भारतीय एयरटेल पर, जहां पे एक ब्रेकआउट हो चुका था 1640 के ऊपर। अभी एक ये रीटेस्ट पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस 1620, टारगेट 1750। दोनों दिग्गज पर ही फिलहाल राय आती हुई आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय एयरटेल। यहाँ पर हालांकि अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेटअप या इंटरेस्टिंग प्राइस मूवमेंट नहीं दिख रहा है फ़िलहाल, पर निचले स्तरों पर भी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो दोनों काउंटर्स पर नज़र रखिए। पर तेजस, इस बीच एक सीमेंट काउंटर पर फोकस रखिए। देखिए क्या न्यूज़ फ्लो है इस बारे में तो नहीं पता, पर स्टॉक प्राइस में एक्शन भरपूर है। उसका नाम है स्टार सीमेंट। आप देखिए ये स्टॉक उस दिन हमने आइडेंटिफाई किया था जिस दिन कई 1 या 2 दिन लगातार सीमेंट कंपनीज के ऊपर रिपोर्ट आई थी। ब्रोकरेज हाउसेज ये हाईलाइट कर रहे थे कि अब जो प्राइस हाइक्स हो रहे हैं वो अच्छे मान रहे हैं, वो साथ ही थोड़े बहुत सस्टेनेबल रहेंगे ये प्राइस हाइक्स, ऐसे भी कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं। और तेजस, स्टार सीमेंट्स कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? क्योंकि मैं देख पा रही थी कि 200 के आसपास इसने एक बाउंस तो लिया और उसके बाद अब ये पीछे मुड़ने का नाम नहीं ले रहा, अपने प्रीवियस हाइस को भी क्रॉस किया है। सबसे इंटरेस्टिंग, वॉल्यूम ज़बरदस्त है। तेजस, आपकी कोई राय इस पे? देखिए, स्टार सीमेंट की हम बात करें तो काफी बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने रिसेंटली अभी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। मेरे हिसाब से अभी जो है किसी के पास है तो लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग की एडवाइस नहीं है क्योंकि स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से काफी चल गया है। तो मेरे हिसाब से डिप में खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन किसी के बाद लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 255 तक भी जा सकता है। सो कोई डिप आती है करीबन 215-20 के करीबन तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 200। लक्ष्य रहेगा 255 टू 256 ऑन दी हायर साइड। 60 ऊपर की तरफ स्टार सीमेंट्स के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। पर अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है तो उनको होल्ड करने की सलाह है, या अगर फिर आपको नीचे मिले तो आप कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। फिलहाल इन स्तरों पे एंटर ना करें। बट इसके अलावा अगर हम आज देखें तो कहीं ना कहीं जितने भी रियलिटी काउंटर्स हैं, लीडर्स हैं, उनमें फिर से एक अच्छा ट्रैक्शन है। पर कई दिनों के बाद नाल्को में थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है। चंदन, कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्योंकि हाल फिलहाल देखिए थोड़ा खबरों में भी रहा कि एल्यूमिना के प्राइसेस जिस तरीके से फ्लक्चुएट हुए, ये स्टॉक में भारी गिरावट थी। एक दिन 6 से 7% भी करेक्ट हुआ था, मुझे याद है। पर आज जो 2% की रिकवरी है, चंदन, क्या यहाँ पे कोई लॉन्ग्स ऐड करने हैं या फिर अभी थोड़ा सा बचे इससे? मेरे हिसाब से थोड़ा बचना ही चाहिए क्योंकि काफी वोलेटाइल स्विंग्स अब देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक ने जो 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो सेल ऑफ आया था वो काफी एक ओआई के साथ में है। उसकी वजह से इसका जो मेजर पैटर्न है वो चेंज हुआ है। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ अवॉइड करें। जब तक 230 के ऊपर नहीं टिकता है तब तक इसका इमीडिएट सेटअप चेंज नहीं होगा। हो सकता है बाउंस से वो केप्ट रहे या बाउंस में वापस सेलिंग आए। ओके, तो चलिए, अवॉइड करने की राय इस वक्त मिलती हुई आपको दिख रही है। और इनफैक्ट अगर इस वक्त बाजार की चाल को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स मिड कैप में हैं जो कि फोकस में नजर आ रहे हैं। फोकस रेडार पर स्मॉल कैप भी है। निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं इनफैक्ट दिन के निचले स्तरों पर कामकाज। तो क्लियरली ब्रॉडर मार्केट्स में जो स्टॉक पिकिंग है वो अच्छी खासी स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी खासी स्टॉक पिकिंग नजर आएगी। और मार्केट ब्रेथ या कि अंडरटोन की अगर बात करें, ऑफकोर्स बुलिश है, लेकिन इस वक्त वॉलेटाइल साइंस नजर आ रहे हैं। इंडिया विक्स पर भी नजर रखें। फेयर इंडिकेटर वहां पर लगातार जिस तरह की बढ़त देखने को मिल रही है, कल तो इनफैक्ट वहां 7-8% तक की, इनफैक्ट 10% तक की तेजी देखी जा चुकी थी, विच वाज अ कंसर्न। और आज के सत्र में भी बिकवाली जो तेजी है वो कंसर्न क्लियरली साबित होती हुई दिख रही है। इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की जहां पर हम बात कर रहे हैं, क्वेस्ट कॉर्प के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। अच्छा प्राइस सर्ज यहां पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 9% की तेजी, गुड मॉर्निंग नरेश, 731 के लेवल पर क्वेस्ट कॉर्प इस वक्त ट्रेड करता हुआ।
सो क्वेस्पॉप ने एक इनिशिएटिंग कवरेज कोई ब्रोकर ने इनिशिएट किया है, बट स्टॉक प्राइस अगर हम देखें तो 730 का रीसेंट स्विंग हाई है रफली। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है और ओवरऑल अपसाइड 850 तक की पॉसिबल है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 700 का करंट प्राइस पर। नरेश जी, आप सही कह रहे हैं, एंटिक की तरफ से एक कवरेज इनिशिएट की रिपोर्ट आई है। इनफैक्ट क्वेस्ट कॉर्प को अगर देखेंगे पिछले 5 सेशंस में कोई अच्छी खासा ट्रेंड नहीं था, लेकिन ये आज ही के सत्र के सडन अपसर्ज या मूव है जो कि नजर आ रही है। 850 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा आरईसी पीएफसी के चार्ट्स को एक बार देखना चाहिए। तेजस, आपसे राय जानना चाहेंगे। आरईसी पीएफसी लगभग हर ट्रेडिंग सेशन में हम यहाँ पर मोमेंटम बढ़ता देखते हैं, आज के सत्र में भी नजर आ रहा है। पीएफसी के चार्ट्स अगर देखें आधे से 1% तक की तेजी और इसी तरह के सेंटिमेंट्स आरईसी में भी। आरईसी और पीएफसी में हमने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा और कंसोलिडेशन के बाद दोनों स्टॉक ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। पिछले कुछ दिनों से फिर से हायर लेवल से हमने हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है स्टॉक में, लेकिन पिछले 3-4 दिन से हम वापस स्टॉक्स में स्ट्रेंथ देख रहे हैं और जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है वहां से सपोर्ट लेके स्टॉक ने बाउंस किया है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। तो पीएफसी में डेफिनेटली हम करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 489 का। इसमें जो इमीडिएट बेसिस पे लक्ष्य बन रहा है वो बैठ रहा है करीबन 535 का, और उसके ऊपर अगर स्टॉक क्रॉस होता है तो 550 तक के भी लक्ष्य देख सकते हैं। और आरईसी की हम बात करें तो आरईसी का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। एक डेली में मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का बाई सिग्नल जनरेट हुआ है फ्राइडे के सेशन में। तो आरईसी में भी आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा एक डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 540 का और लक्ष्य रहेगा 590 का, और उसके ऊपर गया तो स्टॉक में हम 610 तक के भी लेवल देख सकते हैं। लार्जर इंडिसेस की तरफ से भले ही वॉलेटाइल सिग्नल्स मिल रहे हों, लेकिन लार्जर प्लेयर्स में ही इस वक्त बाजार को सपोर्ट कौन से प्लेयर्स कर रहे हैं? सिप्ला डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पर एक नज़र होनी चाहिए। टाटा मोटर्स, HUL, टेक महिंद्रा और साथ ही HCL टेक्नोलॉजीज, ये 5 शेयर्स हैं जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन इस वक्त बाजार में दिखा रहे हैं। इसके ठीक विपरीत HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, भारती एयरटेल और इन्फोसिस से आप देखेंगे बिकवाली का दबाव हाथ लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज और इन्फो एज, तीनों स्टॉक्स पर एक नजर होनी चाहिए। चंदन जी, आपसे राय जानना चाहेंगे। परसिस्टेंटली आगे बढ़ता और आज के सत्र में भी अच्छी मजबूती के साइंस, ऑलमोस्ट 0.5% गेन्स यहाँ पर तेजी जो है लगातार इसमें नजर आ रही है। कोफोर्ज में भी 1-1.5% तक का इजाफा और इन्फो एज के स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 1.5% के मूव्स हैं। इन स्टॉक्स पर आपका नजरिया क्या होगा? जी, मेरा तो कहना है कि इस बाजार में काफी सेलेक्टिव रहे, जहां ब्रॉडर मार्केट और इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और सेलेक्टिव सेक्टर चल रहे हैं। इसके लिए बार बार मैं कुछ चुनिंदा सेक्टर है जैसा कि रियल एस्टेट हुआ, IT या फिर कैपिटल मार्केट या डिजिटल इंडिया थीम, वहां पे फोकस कर रहा हूँ। तो IT काउंटर में हमारा पॉजिटिव है और डिक्सन ऑलरेडी हम रिकमेंड कर चुके हैं, जहाँ पे 19,500 और 20,000 तक के टारगेट बनने चाहिए। कोफोर्ज में भी अच्छा खासा सेटअप यहाँ पे, हाई टॉप्स है, बॉटम फॉर्मेशन है। मेरे हिसाब से 5 डिजिट के टारगेट के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। 9,100 के मेजर सपोर्ट रहेंगे, 9,800 10,000 तक के टारगेट के लिए। इनफैक्ट IT में आप देखोगे तो परसिस्टेंट सिस्टम में भी एक पॉजिटिव सेटअप देखने को मिल रहा है और देखो कि लगातार यहाँ पे हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। यहाँ पे चिंता ये हो सकती है कि इतना चल रहा है, अब कैसे लें, अब वो तो कंसर्न है। बट ओवरऑल देखें तो कोई भी यहाँ पे एक नेगेटिव स्टेंस नहीं है जो इस बुलिश स्टेंस को रुकने का कुछ बयां करे। तो ये तेजी है, ट्रेलिंग सपोर्ट से कंटिन्यू रखें। कोफोर्ज, परसिस्टेंस और डिक्सन तीनों मेरे प्रेफर्ड काउंटर है और लगातार इन काउंटर को मैं बार बार रिकमेंड कर चुका। लिए एक आइडिया परसिस्टेंट, कोफोर्ज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। लेकिन इस बीच बाजार में गिरावट और ज़्यादा गहराती हुई। सेंसेक्स में करीब 500 अंकों की बिकवाली आप देख पाएंगे। निफ्टी ऑलमोस्ट 150 अंकों की गिरावट इस वक्त दिखाता हुआ 24,500 के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं हम। 500 अंकों की कमजोरी सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी भी दिन के निचले स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता है। ऑलमोस्ट 400 अंकों की बिकवाली का दबाव 53,175 के लेवल से, 53,200 के भी नीचे फिसलता हुआ बैंक निफ्टी इस वक्त। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस का चैंपियन हमारे इस सेगमेंट का रुख करते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन अपनी ऑप्शंस की रणनीति लेकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग नीलेश, आप बताएं।
मॉर्निंग मानसी, देखिए खरीदारी पर फोकस है, रियल स्टेट पर ही फोकस बना हुआ है, लगातार वहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे काफी बेहतरीन ब्रेकआउट हमें कल के सेशन में देखने को मिला था। आज फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव हम यहाँ पे 3070 से 3100 तक का आता हुआ देख रहे हैं दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए यहाँ पे 3000 का कॉल ऑप्शन, एडमनी का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। और इस पर्टिकुलर ऑप्शंस के लेवल्स की बात करें तो 64 से 67 के बीच में इसे खरीदना है। स्टॉप लॉस 46 का लगाना है, पहला टारगेट 85 का होगा एंड दूसरा टारगेट 110 का होगा। इसका लॉट साइज देखें तो 225 का है। इन टर्म ऑफ रुपीज 4500 का रिस्क है एंड रिवॉर्ड यहाँ पे 10,100 तक के बनते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल रियल स्टेट पर हमारा फोकस बना हुआ है, पॉजिटिव साइड में मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज आज भी इसमें 1.25% के आसपास की मजबूती हमें देखने को मिल रही है और 3000 वाली कॉल खरीदनी है 64 से 67 रुपए के भाव पर, लक्ष्य 85 और 110 रुपए का और स्टॉप लॉस 46 रुपए का आपको लगा के चलना है। 10,000 अधिकतम मुनाफा और अधिकतम नुकसान 4,500, आधी से भी थोड़ा सा कम ही। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका ये रणनीति बताने के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर। आज अगर कोई सेगमेंट थोड़ी बाइंग दिखा रहा है तो वो है रियल एस्टेट का, थोड़े बड़े अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो। अदरवाइज बाजार का स्ट्रक्चर वीक होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में 150 अंकों की गिरावट है और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है वो हो गई करीब 400 अंकों के आसपास की, 53,200 के आसपास खड़ा है निफ्टी बैंक। और गिरावट आ कहाँ से रही है? देखिए, अगर बड़े शेयर नहीं चलेंगे ना तो फिर बाजार चलेगा कैसे, सवाल ये है। रिलायंस आपको दिखेगा करीब 1.25% नीचे, तो रिलायंस में कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। HDFC बैंक के शेयर में 1% के आसपास की नरमी है। इसके अलावा अगर आप ITC को देखिए, ITC के शेयर में कमजोरी आपको दिखेगी करीब 0.25% के आसपास की। इन्फोसिस, TCS वेटेज के लिहाज से चूंकि बड़े हैं, IT स्टॉक्स का वैसे वेटेज मार्केट में ओवरऑल भी ज़्यादा है, 15% से ज़्यादा का है। आज आपको IT शेयर भी थोड़े थोड़े से नरमी दिखा रहे हैं, हालांकि उतने कमज़ोर नहीं जितने बाकी शेयर आपको कमज़ोर दिखेंगे। इन्फोसिस, TCS आप ये देख लीजिए। इसके अलावा अगर हम कुछ और बड़े शेयरों की बात करें वेटेज के लिहाज से, L&T के शेयर में भी स्ट्रेंथ आज नहीं है, 0.25% से ज़्यादा के आसपास की गिरावट है। 3,850 रुपये के आसपास L&T आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। तो ये जो बड़े स्टॉक हैं अगर ये नहीं चलेंगे तो फिर बाजार में जो चाल है वो तो ऐसी ही दिखेगी। इस वक्त 50 में से करीब 43 शेयर हैं जो कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं और सिर्फ 6 या 7 शेयर हैं जो हरे निशान में है। सिप्ला अपने 2% के जो गेन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने में कामयाब है। इसके अलावा सिर्फ 2 शेयर आधे % से ऊपर हैं, वो है BEL का और टाटा मोटर का। यहाँ पर हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन वायदा में अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट में भी आपको बताया गोदरेज प्रॉपर्टीज में कॉल खरीदने की सलाह थी नीलेश की, लेकिन मैक्रोटेक में आज हम तेजी देख रहे हैं करीब 3-3.25% के आसपास की। कल भी इसमें तेजी थी और बाकी जो फिनटेक वाली कंपनी से वहां पर तेजी है। पेटीएम, PB फिनटेक, ये दोनों के दोनों शेयर अब 1.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ फिलहाल आपको कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप में, स्मॉल कैप में चुनिंदा एक्शन हम देख रहे हैं। फर्टिलाइजर एक और पैक है जहां पर आज हम बाइंग होते हुए देख रहे हैं। आप NFL देखिए या फिर RCF देखिए, GSFC, यहां पर तेजी बनते हुए दिख रही है। एक व्यू जरा लेते हैं चंदन जी से। चंदन जी, फर्टिलाइजर में कहीं आपकी नजर गई है? तो सुबह यहाँ पे फर्टिलाइजर ने चेक किया था हमने, बट देखिए NFL में काफी अच्छा सेटअप है और एक कोरोमंडल मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेटअप लग रहा है, तो कोरोमंडल पे ध्यान रखें। 1900 तक के पोजिशनल टारगेट यहाँ पे आ रहे हैं और जो अब सपोर्ट था उसको चेंज करके आप 1800 बना सकते हो। तो 1800 के सपोर्ट से 1900 तक के टारगेट कोरोमंडल में बनने चाहिए। तो फर्टिलाइजर पे रेडार है, इन सिलेक्टिव काउंटर पे आप ध्यान रखें। मंडल में 1900 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं। इंडिया विक्स 3.5% ऊपर है, 3.5% ऊपर इंडिया विक्स गया, 14.5 के पार निकला। 15 के पार तरफ अगर जाएगा तो थोड़ा सा डिस्टर्ब और करेगा और 15 के ऊपर अगर निकला तो फिर थोड़ा सा माहौल और ख़राब बाजार में होता हुआ दिखेगा। निफ्टी 150 अंक नीचे है, लेकिन एक बड़ा क्रूशियल बदलाव होने जा रहा है। वो बदलाव होगा सेंसेक्स और MSCI इंडेक्स में। 20 दिसंबर से इसका बदलाव होने जा रहा है। कौन कौन से शेयरों पर असर पड़ेगा, कहां पर इनफ्लोज आएंगे, कौन से पॉसिबल इंक्लूजन हैं, नुवामा की एक रिसर्च आई है और उसके हवाले से ये एक रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
शरद बताइए, कौन कौन से पॉसिबल इंक्लूजन्स हैं और इन्फ्लोज को लेकर क्या इम्पैक्ट आएगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले जो है सेंसेक्स के जो इंक्लूजन्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद एमएससीआई के करेंगे इंक्लूजन्स के बाद। याद रखिए 30 दिसंबर से जो ये बदलाव होने वाले हैं और जो एडजस्टमेंट डेट है उसको जो है 20 दिसंबर रखा गया और इफेक्टिवनेस 23 दिसंबर से है। अब बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स घुसने वाले हैं सेंसेक्स में। इसमें जो इंक्लूजन होगा वो होगा जोमेटो का। यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं $513 मिलियन का इन्फ्लो होगा और 2.6 टाइम्स 20 डे एवरेज पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट देखने मिल सकती है। जेएसडब्ल्यू स्टील की वहीं भी बात करें तो आउटफ्लो लगभग $252 मिलियन का हो सकता है और ये ऑलमोस्ट 12 टाइम्स अपने 20 डे एवरेज पे रहेंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जिनके वेट कम भी होने वाले हैं सेंसेक्स में। उन 4 स्टॉक्स के बारे में भी हम बात करें, जैसे कि M&M, ITC, इन्फोसिस और सन फार्मा। अब MSCI की बात करें तो इसमें इंडेक्स एंट्री में 2 स्टॉक्स आने वाले हैं, भारतीय हेक्साकॉम और गो डिजिट इंश्योरेंस। दोनों में लगभग 15 मिलियन टू 36 मिलियन डॉलर्स का इन्फ्लो रहेगा। और इसके अलावा ICICI बैंक पे भी हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पे एक वेटअप हुआ है, लगभग $300 मिलियन जो है इन्फ्लोज ICICI बैंक पे देखने मिलेगा, जहाँ पे अपने 2 टाइम्स उनके 20 डे एवरेज पे जो है ओवरऑल टर्नओवर्स देखने मिलेंगे। और आखिर में जो वेट अप हो रहा है MSCI इंडेक्स का, यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक, GIC, थर्मैक्स, बजाज फाइनेंस, प्रेस्टीज एस्टेट्स, GIC जैसे स्टॉक्स रहेंगे, जहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। और वेट अप के कारण इंडेक्स में थोड़ी फ्लोज भी देखने मिल सकती है। तकरीबन आप कह सकते हैं 7 से लेकर $80 मिलियन के बीच के ये रेंज रहेंगी। तो ये ओवरऑल जो है MSCI और सेंसेक्स के जो है मूवमेंट्स होने वाले हैं, एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं। याद रखिए 20 तारीख को वॉलेटाइल रहेगा और इफेक्टिवनेस आएगा 23 दिसंबर को। तो ये दोनों चीज़ पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखें। ओके, तो चलिए सेंसेक्स और MSCI इंडेक्स में ये जो बदलाव है इसका एक इम्पैक्ट किन स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिख सकता है। और इनफैक्ट एडिशन जहां पर होने वाला है उस लिस्ट में GIC RE का नाम था और GIC RE और सिलेक्ट इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं अच्छा खासा मोमेंटम कल के सत्र में तो दिखा ही रही थी। GIC RE और इंश्योरेंस प्लेयर्स पर एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे। चंदन, कैसे देख रहे हैं इंश्योरेंस? ऑफकोर्स आज के सत्र में आपका पूरा का पूरा ध्यान रियल एस्टेट पैक पर है, बट आफ्टर अबाउट दैट इंश्योरेंस प्लेयर्स पर किस तरह का सेंटिमेंट बन रहा है आपके हिसाब से? रियल एस्टेट की बात की तो मैं इतनी देर अनंतराज और इन सब की ओबराय की बात कर रहा हूँ, अब लोडा की भी बात करना चाहूंगा। लोडा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मोमेंटम ध्यान रखना चाहिए। आपने GIC RE और इन सब काउंटर की बात की है तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव बायस है। मेरे हिसाब से इनमें सेटअप ढूंढना चाहिए, कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो इंडिकेट कर रहा है कि अपमूव बनना चाहिए। तो ये दूसरा सेक्टर है जहाँ पे खरीदारी की सलाह रखें। तो चलिए एक और एडिशन रियल एस्टेट पैक में इनफैक्ट चंदन की तरफ से, और हो भी क्यों ना, आज के सत्र में अच्छा खासा एक्शन और सिर्फ आज ही नहीं, रियल एस्टेट की अप साइकिल जो है वो क्लियरली नजर आ रही है और अब वो ब्रोकरेजेस के भी बुलिश रेडार पर। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में जो स्टॉक्स की लिस्ट है उसमें सबसे आगे अभी जो चंदन ने राय दी मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोढ़ा का स्टॉक खड़ा है। इसके ठीक साथ साथ PFC REC भी है और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नरेश, अगर आप हमारे साथ हैं, नरेश HAL पर ओके, चंदन आप बता दीजिए HAL पर डिफेंस प्लेस पर एक राय क्या होगी? HAL की बात करें तो यहाँ पे मैं ऐसा मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक मोमेंटम के लिए सेटअप बन रहा है, बट रेंज बाउंड बायस है, थोड़ा सा फॉलोअप चाहिए। 4600 के सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 4950 तक के टारगेट के लिए। ओके, सो 4950 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। और इस वक्त अगर आप देखेंगे मार्केट की वॉलेटाइल ट्रेंड्स में कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि ब्रॉडर मार्केट से निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी से अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं, तो इन काउंटर्स पर बिल्कुल नज़र होनी चाहिए। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट रियल एस्टेट के साथ साथ हम देख रहे हैं कुछ हद तक IT के चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। जोमेटो, स्विगी पर भी खास नज़र होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी अब हम देख रहे हैं ट्रेड्स जो हैं लगातार दिन प्रतिदिन मजबूती के साथ ही कामकाज करते हुए। स्विगी के चार्ट से स्विगी के डेटा स्ट्रक्चर्स कम होंगे चंदन, ताज़ा लिस्टिंग और उसके बाद एक तिमाही के ही नतीजे आए हैं, लेकिन जोमेटो के आज की तेज़ी पर अगर आप देखें ऑलमोस्ट 0.5% 1% के गेंस यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। इंश्योरेंस प्लेज में लाइफ इंश्योरेंस जिसका जिक्र हमने अभी किया, LIC के स्टॉक प्राइस में भी मूवमेंट है और कंजम्पशन में वरुण बेवरेजेस पर एक नज़र होनी चाहिए, वहाँ पर भी अच्छा खासा ट्रैक्शन बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल बाजार की चाल आज हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच संभलने की कोशिश करते हुए मार्केट्स। बेंचमार्क्स अगर संभल जाएं तो फिर ब्रॉडर मार्केट से तो सपोर्ट मिल ही रहा है।